बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना जारी है और हम अपनी कोशिश कर रहे हैं कि मॉर्निंग एट होम में अपने स्टेट चैनल पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क पे अपना हिस्सा डालते रहें। एंड ऑफ कोर्स ज़रूर एक रिक्वेस्ट कि जितना ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ सकते हैं पढ़ें, अपने पे भी फूकें, अपने बच्चों पे भी फूकें। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें एक बेहतर और पॉजिटिव इंसान बनाए। अभी बस आज मैंने स्पेसिफ़िकली जो बात करनी है वो पर्सनैलिटी पे बात करनी है कि हमारी पर्सनैलिटी को कौन सी चीज़ें मुतासिर करती हैं और कौन सी चीज़ें हमारी पर्सनैलिटी को इन्हांस करती हैं। तो जब ये बात हम कल कर रहे थे एज अ टीम, तो सबसे पहली चीज़ जो सामने आई, जो रूनुमा हुई कि भाई कौन सी चीज़ है जो ताल्लुकात को भी अच्छा बनाती है, जो हमारी पर्सनैलिटी को निखारती है, तो नाम आया एक ही चीज़ का और वो था सच्चाई, यानी कि वो इंसान जो सच बोलता है। एंड देन ऑफ कोर्स जो इंसान सच्चा होगा वो ईमानदार भी होगा। तो आज हमने बात करनी है सच्चाई की और ईमानदारी की। सच्चाई की अगर बात करें तो व्यूअर्स देखें, बात हमें हमेशा हक़ की ही करनी चाहिए। वो बात करनी चाहिए जो सच है, जो फैक्चुअल है, और उसमें मिर्च मसाला लगा के आगे नहीं पास ऑन करना चाहिए। हम आजकल एक ऐसी अजीबो-गरीब किस्म की कश्मकश में फंसे हुए हैं जहाँ पे हम 99% चीज़ें जो देखते हैं या वेरीफाई करते हैं वो ऑनलाइन ही करते हैं। लेकिन ये मैं आपके साथ बहुत अफसोस के साथ शेयर कर रही हूँ बात, और बहुत से लोग जानते भी हैं, लेकिन हमारी ऑडियंसेस में कुछ ऐसे मासूम लोग भी होते हैं जो रियलाइज़ नहीं करते हैं कि सोशल मीडिया पे और ऑनलाइन जो चीज़ें आप ढूंढ रहे हैं, इवन गूगल पे जिन चीज़ों की आप सर्च कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सच हों। बहुत ज़्यादा झूठी खबरें, झूठी अफवाहें और बहुत सी ऐसी चीज़ें फैली होती हैं जिनको हम सच समझ के तस्लीम कर लेते हैं और बाद में पता चलता है कि वो चीज़ इनकरेक्ट थी। तो सच का दामन तो हमने किसी एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ना। असल में होता ही है कि व्यूअर्स, सच बोलना मुश्किल काम है, क्योंकि सच का रास्ता, हक़ का रास्ता हमेशा मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड होता है। कोशिश करनी चाहिए कि मुँह से जो बात निकले वो ऑथेंटिक हो। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि भी मैं फ़लाँ जगह पे थी, ये बात हुई, तो मैं क्या करती, झूठ बोल देती। तो व्यूअर्स, जब बात सच और झूठ की आती है, और अगर तो आपसे कोई डायरेक्ट सवाल पूछा जाए, तो मेरा नहीं ख्याल, अनलेस किसी की जान जाने का डर है या कोई बहुत बड़ा नुकसान होने का फ़ियर है, तो तब तो समझ आती है कि भाई कोई इंसान इधर उधर की बात कर देता है। ऑब्वियसली ये तो हम भी जानते हैं कि जान बचाने के लिए अगर इंसान को गलत बयानी करनी भी पड़े तो इट्स ओके। लेकिन झूठ इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा गुनाह है, और जब हम किसी के सवाल करने पे झूठा जवाब देते हैं तो हम बहुत नाइंसाफ़ी कर रहे होते हैं। एक तरह से एक अमानत ही है ना कि किसी इंसान ने आपसे सवाल पूछा और आपने फिर उसका सही जवाब दिया। जब आप इनकरेक्ट जवाब देते हैं, गलत जवाब देते हैं, झूठा जवाब देते हैं, तो एक तो आप अपना भी नुकसान कर रहे हैं और दूसरे का भी कर रहे हैं। हो सकता है जो इंसान आपसे सवाल कर रहा है वो सवाल उसके लिए ज़िंदगी और मौत का हो। सो कोशिश करें कि ऑनेस्टी के साथ लोगों के साथ पेश आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ताल्लुकात में सच्चाई को फोकस में रखें। होता ही है कि हम लोगों को इम्प्रेस करने के लिए और लोगों के सामने कूल लगने के लिए बड़ी बड़ी बड़के मार देते हैं। अच्छा, अब झूठ वो भी है जब हम शो ऑफ कर रहे होते हैं। ऐसा भी होता है कि लोग कहते हैं कि ओह पता है फ़लाँ मैंने ये चीज़ ख़रीदी, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने वो किया, फिर मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया। अपनी तरफ से वो शो ही मार रहे होते हैं या शो ऑफ कर रहे होते हैं अपने फ्रेंड्स के सामने, लेकिन वो चीज़ सच नहीं होती है, वो चीज़ झूठी होती है। देखिए, अगर इंसान ने बड़क मारनी है या फड़ी मारनी है या जिसको हम कहते हैं शो ऑफ करना है, तो शो ऑफ करने के लिए फिर वो वाली बात करें जो एक्चुअली सच्ची बात है, ऑथेंटिक बात है। लोग मिस रिप्रेजेंट करते हैं, मिस गाइड करते हैं, झूठों की वजह से ऐसे ऐसे मैंने घर भी बर्बाद होते हुए देखे हैं और लोगों की एक्चुअली रिलेशनशिप्स को डिस्ट्रॉय होते हुए देखे हैं, जस्ट एक सिंपल किसी झूठ की वजह से। और अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है, व्हाट अ टैंगल्ड वेब वी वीव व्हेन वी प्रैक्टिस टू डिसीव, कि जब हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं तो हम एक जाल सा बुन लेते हैं, जैसे एक मकड़ी या स्पाइडर एक जाल बुनता है, और हम उस जाल में फंसते चले जाते हैं। एक झूठ से दूसरा झूठ, दूसरे झूठ से तीसरा झूठ, और झूठों का एक अंबार है जिसको फिर इंसान को मैनेज करना पड़ता है, अपने आप को भी मैनेज करता है, दूसरों को भी करना पड़ता है। सो व्यूअर्स, हर रिश्ते में, हर जिम्मेदारी में, हर वादे को निभाने में हमें सच बोलना चाहिए और हमें ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, बहुत से लोग सच तो बोल देते हैं, लेकिन जब काम और मामलात आते हैं तो वहाँ पे ईमानदारी का मुजाहरा नहीं करते। जैसे कि
ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, वक्त पे आना, काम को पूरा करना, ये सारी चीज़ें करना आपकी जिम्मेदारियों का हिस्सा है। और एक ईमानदार इंसान टाइम पे भी काम पे पहुंचेगा, अपने काम को अच्छे अंदाज में पूरा करेगा और अपने बॉसेस और अपने सीनियर से झूठ नहीं बोलेगा। सिंपल सी बात है, जहाँ ईमानदारी होती है वहाँ पे ट्रस्ट होता है, और जहाँ पे ट्रस्ट होता है वहाँ पे मोहब्बत, इज़्ज़त और बरकत भी होती है। मैंने कभी उन लोगों को ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए नहीं देखा, हाँ बढ़ तो जाते हैं झूठ बोल के, हेराफेरी करके, लेकिन मैंने कभी उन लोगों को, उन चीज़ों को उनके नसीब का हिस्सा बनते हुए नहीं देखा जिनके पीछे वो भाग रहे होते हैं इन चीज़ों के पीछे। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी बेहतरीन खिदमत अमली है। सो हमें हिकमत अमली है, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना ज़्यादा ऑनेस्टली डील कर सकते हैं चीज़ के साथ करें। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि हम अपनी कंपनी के बेस पे जज होते हैं। अब अगर आपकी दोस्ती ऐसे लोगों के साथ है जो लोग झूठ बहुत ज़्यादा बोलते हैं, गलत बयानी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो आपका भी नाम झूठों में और ऐसे लोगों में आ जाएगा जिनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, जो ईमानदार नहीं है। देखिए व्यूअर्स, ईमानदारी का एक और एग्जांपल ये है कि आपने एक जगह जॉब पे अप्लाई किया और नॉर्मली बाकी सब लोगों की तरह आपने भी जाके जॉब का इंटरव्यू दिया। अब जहाँ पे ईमानदारी कम हो जाती है और नेपोटिज्म और गलत चीज़ें आ जाती हैं, सिफारिशें आ जाती हैं, वो ये है कि इस स्टेज पे आपने आगे किसी सीनियर बंदे को कहलवा दिया कि भाई इस बंदे का जब आपके सामने आएगा रेज़्यूमे या सीवी, तो इस बंदे को आपने जॉब पे रख लेना है। यानी कि किसी हकदार का हक मार के आपने जॉब ले ली। हो सकता है कि आपसे ज़्यादा कोई क्वालिफाइड बंदा हो, उस नौकरी के लिए कोई बेहतर सूटेड आदमी हो, लेकिन आपने ईमानदारी का दामन छोड़ के सिफारिश और जान पहचान के बेस पे अपनी पोजीशन वहाँ पे सेट कर ली। इसी तरह मैं आजकल बहुत ज़्यादा देख रही हूँ कि स्कूलों में जब बच्चों के दाखिले की बात आती है तो एडमिशन्स ऑफिस में या प्रिंसिपल या किसी ऐसे बंदे से जान पहचान के बेस पे थोड़े पैसे पकड़ाए और अपने बच्चों का दाखिला करा लिया। तो व्यूअर्स, जिस बच्चे की ज़िंदगी की पढ़ाई और तालीम का आगाज़ ही किसी गलत एक्ट से होगा, जो झूठ और ईमानदारी से हट के हो, मतलब झूठ में जिसमें इन्वॉल्व होगा, देखें बच्चे का अगर दाखिला होना है तो वो होगा। आप जब उसमें सिफारिश या रिश्वत का एलिमेंट ले आते हैं तो ये फिर ईमानदारी वाली बात तो नहीं हुई ना। उसके अलावा जब हम जॉब्स पे जाते हैं या पढ़ाई वगैरह करते हैं तो ईमानदार इंसान जो है वो अपनी नौकरी पे टाइम पे भी जाएगा, जब उसको काम दिया जाएगा वो काम भी टाइम पे करेगा, और अगर उससे उसका बॉस कोई सवाल जवाब करेगा तो सच्चा जवाब देगा। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ जो जुम्मे के दिन को हाफ डे कंसिडर करते हैं, इसलिए क्योंकि एक तो जुम्मे के दिन आ तो गए, आजकल बायोमेट्रिक सिस्टम बहुत से काम के दफ्तरों वगैरह के अंदर है, तो बायोमेट्रिक कर लिया कि हम आ गए। अच्छा, आपने दो घंटे 2.5 घंटे दफ्तर में लगाए, 12 बजे आप निकल गए कि जी जुम्मा ब्रेक, हम जा रहे हैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए। एंड आई एम सॉरी, नमाज और इन मामलात के बारे में तो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। कहा कि नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन निकल गए, फिर फ्रेंड्स वगैरह के साथ हैंग आउट कर लिया। बहुत से आप अक्सर रेस्टोरेंट्स में जाए 12 साढ़े 12 मतलब 12:30 1 बजे के करीब तो आप देखेंगे भरे हुए रेस्टोरेंट्स और दफ्तरों के ही लोग बैठे हुए होते हैं। अब कहने को वो जुम्मा ब्रेक है, आपने अगर जुम्मा पढ़ लिया तो फिर आप काम पे वापस आएँ। वो ब्रेक 2.5-3 घंटे पे पहुंच जाती है। फिर लोग क्या करते हैं, 4 साढ़े 4 बजे के करीब वापस आते हैं, 5 बजे अंगूठा लगाया और फिर निकल गए बाहर। तो व्यूअर्स, ये ईमानदारी तो नहीं हुई ना, झूठ भी हुआ। और ईमानदारी आपने अपने काम को शो करनी है, अपने प्रोफेशन को शो करनी है, सिर्फ किसी इंसान को नहीं, किसी बॉस को नहीं। आपने अपने आप को ईमानदारी के साथ लेके चलना है ताकि आप एक बेहतर इंसान बन सकें। सो पर्सनैलिटी को जब ग्रूम करने की बात की जाती है या उसको मुतासिर करने की बात की जाती है तो वहाँ पे झूठ का दामन छोड़ना पड़ेगा। और ये आदत बाय द वे बचपन में पड़ती है, झूठ की आदत, और फिर उसके अंदर ईमानदारी का दामन छोड़ना। ये सारी चीज़ें होती ही तब हैं जब बचपन में बच्चे ये नेगेटिव चीज़ें देखते हैं, या फिर यंग एज में उनकी लाइफ में ऐसे लोग आ जाए जो उनको गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। इसीलिए बच्चों की कंपनी क्या है, किन लोगों में उठ बैठ रहे हैं, क्या वो बच्चे बहुत ज़्यादा झूठ तो नहीं बोलते, माँ बाप के साथ चलाकियाँ तो नहीं करते, फिर आपके बच्चे भी करेंगे। और अगर आप घर पे दरवाजे पे कोई आया है कि अम्मी को तुम्हारी फ़ोन कर रहे थे, वो उठा नहीं रही थी तो अंदर हैं, तो बच्चा अंदर आके आए तो आप कहे कि बेटा कह दो कि मामा घर पे नहीं है। झूठ है, छोटा सा झूठ है, लेकिन आपने बच्चे को सिखा दिया कि अपने फ़ायदे के लिए किसी को अगर आपने झूठ बोलना है तो आप बोल दें, झूठ बोल दिया। इसी तरह छोटे छोटे झूठ बोलते चले गए, बच्चों की आदत ख़राब होती गई और फिर झूठ बोलना बच्चे की फितरत का हिस्सा बन गया। और फिर आप हैरान होते हैं कि स्कूल वालों ने फ़ोन किया आपको कहने के लिए कि जी आपका बच्चा तो हर बात पे झूठ बोलता है।
होमवर्क नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, बदतमीज़ी ये करता है, फिर आगे से झूठ बोल देता है। तो व्यूअर्स, झूठ जो इंसान बोलता है वो ईमानदार भी नहीं होता। तो झूठ जो है वो बेस है, फाउंडेशन है आपकी बर्बादी की। जी, बढ़ते हैं शेफ़ आमना इलियास की तरफ। अस्सलाम वालेकुम आमो। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आमना, आज के टॉपिक के बारे में क्या कहोगी? बेहतरीन, जिसे कहते हैं ना, हम लोग बचपन से सुनते हैं ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, ये एक ज़ाब्ता हयात है। ज़िंदगी जीने का एक ऐसा अमल है, एक ऐसी चॉइस है आपकी कि जिससे आप अपने लिए ख़ुद चुनते हैं, कि अपने लिए बेसिकली आप आसानी चुनते हैं। क्योंकि अगर आपका एक सीधा रास्ता है सच्चाई का, ऑनेस्टी का, कोई भी मामला है, कारोबारी हो, घरेलू हो, कुछ भी हो, अगर आप अपनी ज़िंदगी ही इसी के ऊपर चलाएंगे तो आपको, वो कहते हैं ना, झूठ के पाँव नहीं होते। एक झूठ बोलेंगे उसे बचाने के लिए, दूसरा बोलेंगे उसे कवर करने के लिए, तीसरा बोलेंगे। तो जब आप सीधे रास्ते पे हैं, आप बिल्कुल ऑनेस्टी से अपने मामलात को लेकर चल रहे हैं, तो आपके लिए कई जगह में आसानियाँ खुद ब खुद पैदा होती चली जाएंगी। सो बात ये है कि व्यूअर्स, ये तो एक अंडरस्टूड बात है कि झूठ भी गलत चीज़ है और ईमानदार होना ही इंसान की कामयाबी का ज़ामिन है। सो इवेंचुअली और एट द एंड ऑफ द डे, अगर हमने एक कामयाब और एक अच्छा इंसान, एक रोल मॉडल बनना है, व्यूअर्स बार बार एक ही बात प्रोग्राम पे कहती हूँ, उस दुनिया से जाएंगे तो अपने अमाल लेके जाएंगे। ये सब चीज़ें जो आप जमा करेंगे ना, झूठ बोल के, अपनी ईमानदारी को छोड़ के, तो याद रखिएगा ये आखिरत में आपको किसी भी स्टेज पे हेल्प नहीं करेगा। सो वी शुड बी पॉजिटिव एंड डील विद पीपल पॉजिटिवली। और उसका सबसे पहला कदम है झूठ बोलते भी हैं तो इट्स ओके, बोलना छोड़ दे, अल्लाह ताला से तौबा करे। हमारा रब बहुत रहमान और रहीम है, माफ़ी मांगे, तहे दिल से मांगे। और इतना बाबरकत महीना जारी है रबीउल अव्वल, इस माह मुबारक में दिल से दुआ करे, दरूद शरीफ का विर्द करे, अल्लाह ताला से दुआ मांगे और कहे अल्लाह मियाँ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मैंने बहुत झूठ बोले हैं ज़िंदगी में, अब प्लीज़ अल्लाह मियाँ मैं नहीं बोलना चाह रही या नहीं बोलना चाह रहा, मेरी मदद करें, मैं एक ईमानदार सच्चा इंसान बनना चाहती हूँ या चाहता हूँ। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपकी मदद करेंगे। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो किचन में आज कुछ डिफरेंट सा देखें। बहुत से लोग जो हैं रबीउल अव्वल में न्याज का और उसके अलावा जो है उसका एहतमाम करते हैं, लंगर का एहतमाम करते हैं अपने घरों के बाहर या घरों से। सो आज हम एक ऐसी डिश आपको बनानी सिखाएंगे जो आप इस काम में भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी डिफरेंट डिश है, लेकिन जहाँ बिरयानियाँ बनाते हैं, पुलाव बनाते हैं, वहाँ पे ये वाली डिश भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और लोग कितना एंजॉय करेंगे अगर आप न्याज के फॉर्म में ये भी लोगों को बांट रहे होंगे। तो ब्रेक के बाद रेसिपी जानेंगे। जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आपको मैंने कहा कि आज हम आपको एक ऐसी डिश बनानी सिखाएंगे जो आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अगर आपने न्याज देनी है या आपने अगर कुछ करना है। हमें एक्चुअली इतनी आदत पड़ चुकी है कि न्याज पे वही स्टैंडर्ड चीज़ें होती हैं। आपने बिरयानी या पुलाव दे दिया, कि कोरमा बना दिया, साथ नान दे दिया, या हलीम के ऊपर आपने नान डाल दिया। तो व्यूअर्स, ये तो कोई लिमिटेशन नहीं है, द पॉइंट इज़ खाना खिलाना, राइट? सो कोई मीठी चीज़ बनाएं, अपने हमसायों वगैरह में भी भेजें। और ये जो अब आपको डिश बनाने लगे, क्या बनाने लगे हैं? जी, चाइनीज़ बारबेक्यू राइस बना रहे हैं हम। और ये आप बिल्कुल जो हमारी नॉर्मल घर में हमारे पास इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं, उन्हीं से ही हम इनको एक डिफरेंट वेरिएशन देके बना रहे हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बाय द वे, ये मसाला राइस के नाम से अक्सर रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी अवेलेबल होती है। इसको बारबेक्यू आप स्मोक दे देंगे तो ये बारबेक्यू फ्लेवर हो जाएगा। बिल्कुल, हम इसमें चिकन भी ऐड करें हैं और वेजिटेबल्स भी ऐड करें। हाँ, इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं अनियंस फ्राई कर रही हूँ। अनियंस फ्राई करिए, उसके बाद ये थोड़ा सा ये गार्लिक हमने जो चॉप किया हुआ सारा डाल देंगे इसके, क्योंकि गार्लिक का इसमें फ्लेवर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा। इसके अंदर ये हम सौते कर लेंगे। उसके साथ जो चिकन है उसको मैं मैरिनेट कर लूँगी, साथ साथ मैं इंग्रेडिएंट्स भी बता देती हूँ। पहले आप मैरिनेट कर दें चिकन को, उसके बाद इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट की तरफ जाएंगे ताकि 5 मिनट बेचारी चिकन को मैरिनेट करने ओके, एक्चुअली तो ये वैसे हमें ओवरनाइट करके रखना चाहिए, एक रात अच्छा बिल्कुल उसका ज़रा फ्लेवर आ जाता है। बट हम इस टाइम पे ये करके और इसमें साथ ही इसके जूसेस जो हैं वो इसमें लॉक हो जाते हैं, इस तरीके से अगर हम करें तो। अदरवाइज़ आप ऐड करने के बाद भी सब कुछ डाल सकते हैं। बिल्कुल सही। और याद रखिए, क्योंकि आप इसमें सॉसेस वगैरह डाल रहे हैं, सोया सॉस डाल रहे हैं, उसके अलावा आप चिली सॉस भी डाल रहे हैं, इसमें ऑलरेडी नमक होता है। साथ में ऑफ कोर्स चिकन पाउडर का भी अगर आप इस्तेमाल कर लें तो वो भी एक बड़ा अच्छा अल्टरनेटिव है। ये अनियंस कितने फ्राई करने हैं? जी बस अब इसमें गार्लिक ऐड कर देंगे हम। ठीक है। अनियंस से ये चॉप्ड हमारे पास फाइन, और उसके साथ हमने इनमें थोड़ा सा जो चिली पेस्ट है वो, और साथ आप गार्लिक पेस्ट ऐड करें, इसको कर लेंगे। ये देखिएगा, ये आपका चिकन जो है वो कोटिंग इसकी अच्छी सी हो गई है। और प्लीज़ फ्रेश जिंजर गार्लिक का इस्तेमाल किया करें, क्योंकि जब हम फ्रेश नहीं यूज़ करते हैं ना
तो वो उसका फ्लेवर वो वाला बिल्कुल भी नहीं आता। अच्छा, ये अब जैसे थोड़ा सा गार्लिक हमारा कुक हो जाएगा तो देन हम इसमें ये जो चिकन मैरिनेट किया हुआ है ये ऐड कर देंगे। बिल्कुल इसके बाद फिर वेजिटेबल्स ऐड करेंगे और उसके साथ फिर हम लोग इसकी जब कुकिंग थोड़ी सी रेडी हो जाएगी इसको फिर हमने स्मोक देना है। कोयला आप देख रहे हैं, अभी हम इसको हीट करने के लिए रख देंगे। राइस बॉईल किए हुए हैं मैंने। इतना बड़ा कोयला यूज़ करेंगे? आधा कर लेंगे, मेरा ख्याल है ये काफ़ी बड़ा है। बहुत ही जिन के साइज़ का कोयला, हम इसको आधा ज़रा कर लेते हैं। तो हमारी टीम जो है वो बड़ी हेल्पफुल एंड सपोर्टिव होती है। तो ये यहाँ पे जब इसके थोड़ी सी कड़कड़ाना कम हो जाए हो रहा है, अच्छा सा इसकी खुशबू ये लगाएगी। जब आप खासतौर पे स्पेशली फ्रेश ऐड करेंगे तो उसका एक बहुत अच्छा सा अरोमा आएगा। क्योंकि देखिए ना, हर चीज़ आप साथ साथ कर सकते हैं क्योंकि राइस आपके ऑलरेडी कुक और बॉयल है। जस्ट बॉयल करके आपने रखने हैं और उसके बाद लेयरिंग जैसे बिरयानी के लिए हम लोग करते हैं, एक कन्नी छोड़ के उस तरीके से आपने करके रखे हैं। ये चिकन ऐड कर दिया। अब इसमें सारे जूसी सॉसेस इसके अंदर ही ऐड हो चुकी हैं। और ये देखिए मैंने जो जूसेस और सॉसेस हैं वो निकाले भी हैं स्पैचुला के साथ। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस टाइम पे कि ये आप कोई भी चीज़ बिल्कुल वेस्ट ना करें क्योंकि ज़ाहिर है कि यही मैरिनेशन है और इसी से ही फ्लेवर्स आएंगे। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स अब आप इंग्रेडिएंट्स की तरफ आ जाएं। जी, मैंने क्योंकि रॉ चिकन को हाथ लगाया तो मैं अपने हाथ भी साफ कर लेती हूँ, एक दफ़ा वॉश कर लेती हूँ। और ये कोयला भी एक जल्दी मैं व्यूअर्स को दिखा दूँ, जितनी देर आप ये काम करें ना उतनी देर आप कोयले को रखते होने के लिए, तो सारा कुछ साइमल्टेनियस और कोयला डायरेक्ट नहीं रखना बिल्कुल। जी, राइस मैंने ले लिए हैं, ऑलमोस्ट आधा किलो राइस लिए हैं। उनको आपको बताया कि बॉईल करके हमने साइड पे रख लिया हुआ है। चिकन लिया है, क्यूब्स में कट कर लिया हुआ है, ये तकरीबन आधा किलो है। दड़ा मिर्च है 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 चाय के चम्मच, सोया सॉस और सिरका 1 खाने का चम्मच है। तेल लिया है 3 से 4 खाने के चम्मच, अदरक लहसुन है 1 खाने का चम्मच। उसके साथ चिकन की यखनी ले लें या फिर चिकन स्टॉक जो क्यूब है आप वो ले सकते हैं। यखनी लेंगे तो वो आधा कप लेंगे, क्यूब्स हम 2 यूज़ कर रहे हैं। उसके साथ चिली सॉस और सोया सॉस 2-2 खाने के चम्मच है। नमक हस्बे जायका है। ये पहले मैंने आपको चिकन की मैरिनेशन बता दी। उसके बाद अब जो राइस में सारा कुछ जाएगा अभी उसका आपको बता रही हूँ। काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून है। अच्छा, चीनी इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून फ्लेवर इन्हांस करने के लिए। ये चावलों में जा रहा है? जी, चावलों में ये जब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो सीजनिंग इसकी लॉक करने के लिए। उसके साथ सुरख मिर्च पाउडर भी डालेंगे 1 चाय का चम्मच। उसके साथ मटर, गाजर, प्याज, शिमला मिर्च, बंद गोभी जो भी सब्ज़ी आप यूज़ करना चाह रहे हैं 1-1 कप हमने ले लिया, वो ले लेंगे। कोयला हम ले लेंगे धुआं देने के लिए। और इसके साथ जो हमने इसके ऊपर अभी सीजनिंग के लिए आप स्प्रिंग अनियन होता है वो ऐड करना चाह रहे हैं, धनिया वगैरह वो हम ऐड कर लेंगे। अभी चिकन कुक हो रहा है, आप देखें उसका जो जूसेस हमने इसमें ऐड किए थे, स्पेशली जब विनेगर ऐड हो जाता है तो उससे बड़ा अच्छा सा एक जो फ्लेवर्स हैं वो एक लॉक हो जाते हैं इसके अंदर। क्योंकि अगर चिकन आपका बिल्कुल च्यूई होगा, जूसी नहीं होगा तो आपको किसी भी तरह का बना हुआ चिकन अच्छा नहीं लगेगा। अब देखिए ना, अगर बिरयानी और इन चीज़ों की पुलाव वगैरह की बात करें तो उनमें सिर्फ आपका जनरली मीट डालता है और राइस। बिल्कुल। इस डिश का फ़ायदा ये है कि ये कंप्लीट मील बन जाती है। आपने इसमें गाजरें भी डाल दी, शिमला मिर्च भी डाल दी, बंद गोभी भी डाल दी, तो एक उसके अंदर एक्स्ट्रा जो है ना वेजिटेबल्स का पोर्शन भी ऐड हो गया। और भी मज़ीद इसके अलावा आप सीज़न में जो भी वेजिटेबल्स हैं आप अपने हिसाब से ऐड करना चाहें, आपकी चॉइस है। कुछ आपको मज़ीद पसंद है इसमें आप जो है ग्रीन पीस तो वो डाल सकते हैं, हम इसके अंदर मटर डाल सकते हैं। उसके साथ जो स्वीट कॉर्नस हैं वो ऐड कर सकते हैं, फ्रेश कॉर्न आप लेके वो ऐड कर सकते हैं। तो ये आप बिल्कुल इसके अंदर वेजिटेबल्स जैसे चाहें जितना चाहें ऐड कर सकते हैं। ओके, ये तो थोड़ी सी ये कुक होएगी तो फिर इसके अंदर हम लोग पहले गाजर डाल देंगे क्योंकि इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ी सी हमें इसे कुक करनी है। शिमला मिर्च बिल्कुल गाजर में डालेंगे। जी, गाजर आप अभी डाल दें, ठीक है, वो चिकन के साथ उसी के जूस में ही वो भी कुक हो जाएगी। ये देखिएगा, फिर आपको एक्स्ट्रा नहीं डालना पड़ेगा। कुछ अगेन हम इसमें ऑलरेडी कुक्ड राइस डाल रहे हैं, तो क्योंकि राइस ऑलरेडी पके हुए होंगे तो आपने गाजर को थोड़ा सा मार्जिन देते हैं देना। ऑफ कोर्स क्रंच अगर आप थोड़ी सी छोड़ दें गाजरों की तो कुछ में खराबी नहीं है। जी, लेकिन थोड़ी सी क्योंकि सारे अभी ये इस तरह हम लोग ऑरेंज कैरेट यूज़ करें तो ये थोड़ी सी कुक होने में टाइम लेंगी, तो इनको हम थोड़ा सा जूसेस के साथ ही कुक कर लेंगे। इसके अंदर फिर हमने ये वेजिटेबल्स भी डाल देनी है। जब ये बिल्कुल रेडी होने लगेगा इसके अंदर में चिकन क्यूब ऐड कर देनी है और उसके साथ जो राइस हैं वो हमारे पास बिल्कुल रेडी हैं। उसके साथ हमने इनकी लेयर्स लगा ली जैसे हम बिरयानी की तैयार लगाते हैं। बना के डालनी है? नहीं, हम इसी तरह ही डाल देंगे और पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड तो वो इसमें दम में बिल्कुल अच्छा सा वो रेडी हो जाएगी। जैसे बिल्कुल सेम जैसे चिकन का कोरमा रेडी करते हैं उस तरह हमने ये वेजिटेबल्स और चिकन का एक आप समझ लें कि चाइनीज़ कोरमा सा हमने रेडी कर लिया और उसके साथ हमने इसकी लेयर्स लगा ली और इसको हमने दम दे देना है एंड देन फिर आप इसको सर्व करें। चाइनीज़ बारबेक्यू राइस आपके रेडी हो गए। देखिए ना, मतलब एक्चुअली
इंटरेस्टिंग सी एक इन्वेंशन है, इसमें अंडा नहीं अलबत्ता डलता जी, वो फिर जरा एक फ्राइड राइस हो जाएंगे अगर आप एग भी ऐड कर देते हैं तो। और चिकन क्योंकि आपने डाला हुआ है ना, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं यार इसमें, क्योंकि मसाला राइस में कुछ लोग एग भी डालते हैं, मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा प्रोटीन डाल देते हैं कि वो बेचारा खाने के काबिल ही नहीं रहता। सो मेरे ख्याल से इट्स ऑलवेज अ बेटर, क्योंकि हम चिकन की एक अच्छी क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। अगर आप मतलब श्रेडेड डाल रहे हैं या लेफ्ट ओवर डाल रहे हैं तो फिर आप चाहे डाल लें एग उसके अंदर, लेकिन अभी राइट नाउ हमारे पास इनफ क्वांटिटी है तो हम लोग इसमें वेजिटेबल्स का कंटेंट ऐड करेंगे बस। अच्छा, आज क्योंकि हम झूठ और ईमानदारी की बात करें ना, कि झूठ के ऑनेस्टी एंड ईमानदारी, बेसिकली आपने सच्चा इंसान भी बनना है और आपने अपने अमाल में भी ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ना। तो आप उनको कभी ऐसी सिचुएशन में आई हैं जहाँ पे आपके पास ऑप्शन था झूठ बोलने का और सच बोलने का, और आपने फिर भी सच बोला, क्योंकि इवन दो सच बोलना ज़्यादा मुश्किल था? बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशंस आती है। मुझे लगता है कि डेली शायद डे टू डे लाइफ में आपके पास ऐसी बहुत सी ऑप्शंस होती हैं, पर अभी जैसे आपने बोला ना कि ये बचपन से ही शायद बिल्ट इन होती है एक चीज़, कि कुछ लोग होते हैं कि जब आप बचपन से ही आपकी ये चॉइस नहीं होती झूठ बोलना, तो वो अगर अभी भी कोशिश भी करो या ट्राई भी करें या कहीं लगे कि चलो यार काम चल सकता है, तो वो हम कर ही नहीं सकते, बिकॉज वो चीज़ आपको खुद ही अलाउ नहीं करती। कहते हैं ना कुछ लोगों को झूठ बोलना नहीं आता, क्योंकि वो इसीलिए होता है कि आपने बचपन से हमेशा सच्चाई के रास्ते पे ही चले हैं। एक्चुअली वही वाली बात है ना, मुझे आज भी याद है, छोटी थी तो कोई बात मामा ने की ना, पता नहीं, मामा और उनकी फ्रेंड्स बैठी हुई थी कमेटी पार्टी पे, तो सब आपस में बातें कर रही थी, गप्पे लगा रही थी, तो पता नहीं कोई मामा ने आगे से मामा के बारे में किसी ने बात की, कहती हैं हाँ आप देखो ना गज्जो सुबह सुबह जागती है, बिल्कुल अर्ली इन द मॉर्निंग जागती है और बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती है। तो मैं वहाँ बैठी हुई थी तो उनकी एक फ्रेंड ने कहा हाँ बेटा बताओ मामा कितने बजे उठती हैं? मैंने कहा वो तो स्कूल से आने के बाद उठती हैं। बोल दिया। हेलो जी, अन्नी बिस्ती हुई कहते तो क्या जरूरत थी ये कहने की? मैंने कहा मामा उन्होंने मुझसे डायरेक्ट सवाल पूछा था, तो मैं क्या करूँ, छोटी सी थी। तो असल में मामा सुबह जो है वो मतलब मेरी नानो, क्योंकि सुबह जल्दी उठी भी होती थी तो नानो हमें तैयार करके भेजती थी। जब हम वापस आते थे स्कूल से तो मामा जाग चुकी होती थी, लेकिन मुझे तो यही लगता था ना कि ये अभी जागे क्योंकि मैं स्कूल से आई हूँ, क्योंकि मैंने इनको अभी देखा है। तो ज्यादा क्योंकि मामा के उसके, तो उनको किसी ने अपनी तरफ से बड़ा कहा ना कि देखो सिंगल मदर है, इतना अपने बच्चों का करती है सुबह। उन्होंने मुझे पूछा तो मैंने बांदरों की तरह कही यही है, पर सही बोला था जी, टेक्निकली सच ही बोला, लेकिन यही है कि मुझे याद है मामा ने हंस के बोला कि भाई मैंने बच्चों को हमेशा कहा है कि झूठ नहीं बोलना, तो उसने तो सच ही बोलना था ना बच्ची ने। बट मुझे वो वाली बात आज भी याद है कि मामा की एक्सप्रेशन कि ये इसने क्या बोल दिया। तो वो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बट उस वक्त भी हमें नहीं झूठ बोलना चाहिए, हमें बच्चों को सच बोलने देना चाहिए। अक्सर हम लोग इस चीज़ में कॉन्शियस होते हैं ना कि जैसे अब बच्चे हैं माशाल्लाह हेल्दी हैं, अपनी एज से थोड़े बड़े लग रहे हैं, तो वो अक्सर ना कभी सामने बैठे हुए तो बोल दिया कि नहीं ये अब 2 साल, अब बच्चे नो मामा, अब वो बच्चे अपनी एग्जैक्ट एज में कि नो मामा आई एम 7 आई एम 8, और आप कह रहे होते हो कि यार चुप हो जाओ, अच्छा मैं खुद ही थोड़ा सा, कि वो एक फैक्टर होता है नजर ना लग जाए, तो चलो मैं थोड़ा सा ज़्यादा बता देती हूँ। लेकिन वो माशाल्लाह बच्चों को जब उनकी ट्रेनिंग ऐसी हुई होती है तो वो कॉन्शियस होते हैं, और स्पेशली एज और बर्थडेज को लेके तो वैसे ही वो बड़े पर्टिकुलर होते हैं। और देखो जान, वही वाली चीजें ना जो हमें फनी लगती हैं छोटी एज पे, जिसको हम सोचते हैं कि डजंट मैटर, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। बच्चों की सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि वो पैदा ईमानदार और सच्चे ही होते हैं। तो बच्चे मन के सच्चे इसलिए तो कहते हैं। बट मसला यहाँ पे आ जाता है जहाँ पे हम लोगों का ऑनेस्टी का लेवल जो है ना वो खराब होता है, फिर बच्चे हमसे डिसऑनेस्टी सीखते हैं और फिर वही वाली बात आ जाती है, क्योंकि वही बात है कि ट्रेनिंग इसीलिए हमेशा बचपन से ही होती है। बिल्कुल। यहाँ पे हमने अब बंद गोभी भी डाल दी है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है जी? अब ये जब थोड़ी सी, क्योंकि इसको टाइम लगेगा, थोड़ी सी ये कुक होती है, सॉफ्ट हो जाती है ना, तो फिर हमने इसमें 10 कैप्सिकम। वैसे तो मेरे ख्याल से ये स्टेज पे अगर हम थोड़ा सा पानी और वो डाल देते हैं, चिकन क्यूब ऐड कर देते हैं। ये देखिए चिकन क्यूब्स हैं मेरे पास 2, ये ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और ये थोड़ा सा मैं विनेगर भी ऐड कर, सिरका भी डाल देते हैं ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए, और उसके बाद फिर हम बाकी की जितनी सीजनिंग रिक्वायर्ड होगी एंड पे हम वो फाइनल करके, और कैप्सिकम बिल्कुल एंड पे ऐड करके इसके लेयर्स लगा के दम लगा देंगे। बट मैं एक यहाँ पे बार बार बात कहूँगी, व्यूअर्स देखें, अपने पर्सनल गेन के लिए, उस लम्हे के बेनिफिट के लिए बच्चों को प्लीज़ गलत डायरेक्शन में ना लेके जाएं। मैंने भी ये चीज़ तब सीखी जब हमजा पैदा हुआ। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती थी कि मैंने जिस तरह किसी को कह दिया कि हाँ जी बस ये हो गया था, मैं ट्रैफिक में फंस गई थी, हमजा कहता है हम तो लेट निकले थे। बात तो सही कह रहे हैं। तो इंसान अगर, और झूठ का हम बच्चों को झूठ बोलने के लिए कहते हैं, हम तब उनको झूठ बोलने के लिए कहते हैं ना जब हमने झूठ बोला होता है जी, जब हम फंसे हों कहीं पे खुद। हाँ, तो बात ये है कि आप झूठ ना बोलें। आई नो मुश्किल चीज़ है, आई नो इट्स नॉट ईजी हर वक्त सच बोलना और अपने आप को एक सर्टन तरीके से लेके चलना, बट जब तक हम ये काम नहीं करेंगे
तब तक हम सच्चाई को अपने माशरे में आम नहीं करेंगे। और अब तो ये बड़ी नॉर्मल सी बात हो गई है कि आपने झूठ बोला, आपने गलत बयानी की या आपने अगले को बेवकूफ़ बनाया। अब तो ये इतनी नॉर्मल चीज़ हो गई है आमना कि मतलब ऑनलाइन लोग कितने बड़े बड़े झूठ बोल जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे जाके लंबी तमीद कोई कहानी, मैंने तो ये किया, मैं तो इस चीज़ पे, ये भी तो झूठ ही है ना कि जब लोग तस्वीरें और वीडियोस बना रहे हैं कि देखो ये मेरा घर इतना खूबसूरत, पता चला कि किसी की गेस्ट हाउस में जाके वीडियो बना ली और कहा कि जी मेरा घर। तो ये भी तो एक झूठ है ना। देखिए व्यूअर्स, इंसान के पास ये तब होता है जब हम डिससैटिस्फाइड होते हैं अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि जो इंसान अपनी ज़िंदगी से मुतमईन है वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, वो कभी भी कहानियाँ नहीं लगाएगा। ये मैंने जैसे कहा ना कि बड़के मारना, जैसे शुरू में भी हम ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे, तो मैंने क्या कहा था कि लोगों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो झूठ बोलते हैं अपने आप को ज़्यादा वो दिखाने के लिए, ज़्यादा वो दिखाने के लिए कि हम बहुत ही कोई वो जो कहते हैं ना कि बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत कामयाब हैं, हमारे पास पैसा बहुत ज़्यादा है। तो किसी की गाड़ी के बाहर खड़े होकर वीडियो बना ली और कहा कि हाँ जी मेरी नई गाड़ी के उसमें से जैसे जो ड्राइविंग सीट होती है उसमें से है वो किसी और की गाड़ी, किसी और के घर में वीडियोस बना रहे हैं और कह रहे हैं कि जी मेरा घर है। ये टिकटॉक जब स्टार्ट में शुरू में ना ये बहुत ज़्यादा होता था, ये बहुत ज़्यादा होता था और मुझे बड़ा अफसोस होता था कि यार हम ऐसा क्यों करते हैं। और एक ही टिकटॉक, 6 टिकटॉकर्स का एक ही घर है पेरेंटली, और वो फिर एक रेस चल जाती है ना कि फिर वो सबने करना है, एक चीज़ शुरू हो जाती है। बात ये कि व्यूअर्स, अल्लाह ताला मतलब जितनी चादर है उतने ही बंदे को पैर फैलाने चाहिए। जब हम एक लिमिट से ज़्यादा अपनी चीज़ें दिखाना शुरू करते हैं तो हम लोगों में भी फिर ऐसी उम्मीदें पैदा कर देते हैं जो हम पूरी नहीं कर सकते। और फिर आपको अपने अंदर एक डिससेटिस्फेक्शन इतनी हो जाती है कि आप अपनी ज़ात से, जो अल्लाह ने जिन हालात में आपको रखे, आप उससे खुश नहीं है। वो कभी भी चीज़ आपको खुशी नहीं देगी, आप कितनी बड़ी बड़ी भी जाके वो शो ऑफ कर लें। बिल्कुल। अच्छा, आपने क्या स्टेम सेल्स और एक्सोसोम्स का नाम सुना है? नाम सुने। सो स्टेम सेल्स और एक्सोसोम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी बीमारियों की जो जनरली ये कंसिडर किया जाता है कि इनका इलाज नहीं हो सकता, या अगर कोई जैसे ऑटिज़म एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसी कंडीशन है जो अगर बच्चा फॉर एग्जांपल ऑटिस्टिक है या स्पेक्ट्रम पे है, तो ज़्यादातर पेरेंट्स को यही कहा जाता है कि भाई थोड़ी सी बेहतरी हो सकती है लेकिन बच्चा फुली रिकवर नहीं कर सकता। लेकिन थोड़ी सी भी ऑटिज़म में बेहतरी जो है वो लोगों के घरों में बहुत एक पॉजिटिव उसका चेंज लेके आती है। सो आज हम बात करेंगे स्टेम सेल एंड एक्सोसोम्स की। छोटी सी ब्रेक के बाद यहाँ पे हमने कुछ डालना है जी, ये अब कैप्सिकम भी ऐड, अब हम कैप्सिकम भी ऐड कर देंगे और बस ये लास्ट स्टेज था, हमने सारा कुछ ही अब इसके अंदर डाल दिया। एंड में हमने इसमें अब राइस डाल के इसको सिर्फ स्टर और इसको थोड़ा सा दम देंगे। तो बस इस स्टेज पे अब मैं इसको फिर दम दे दूँ थोड़ा सा, इसको हम बंद कर देंगे, बाकी की गाजरें भी कुक हो जाएगी। वहाँ पे कोयला तैयार हो रहा है और आप देखें जैसे ही राइस को टॉस करेंगे कोयला विल बी 100% रेडी एंड यू आर डन। ब्रेक की तरफ जाएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि मैंने टच अपॉन किया था कि एक्सोसोम, स्टेम सेल, PRP ये एक्चुअली चीज़ें क्या हैं, और आज हमें एक्सप्लेन करने के लिए कि रिजेनरेटिव मेडिसिन आखिर है क्या चीज़ और ये तीनों चीज़ों का क्या रोल है उसके अंदर, ये भी डिफ़ाइन करेंगे डॉक्टर साहब आज हमें। और साथ साथ 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैं स्पेसिफिकली जानना चाहूँगी, क्योंकि ऑनलाइन तो बहुत इन पे बात हो रही है, क्या ऑन ग्राउंड सिर्फ रिसर्च के लेवल पे है मामला या फिर हल भी मिला है इन बीमारियों का। हमारे साथ हैं डॉक्टर शहजाद अनवर, इंटरवेंशनल स्पाइन एंड पेन मेडिसिन फिजिशियन। आपका पेन मेडिसिन और रिजेनरेटिव मेडिसिन और मेडिकल एक्यूपंक्चर का 20 साल से ज़्यादा का तजुर्बा है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो रिजेनरेटिव मेडिसिन क्या चीज़ है, पहले ये बताएं, फिर उसके बाद स्पेसिफिक चीज़ों की तरफ आएंगे। रीजनरेटिव मेडिसिन जो है, ये जो मेन स्ट्रीम मेडिसिन है, वेस्टर्न मेडिसिन, उसकी सबसे ज़्यादा लेटेस्ट सुपरा स्पेशलिटी है। रीजनरेटिव मेडिसिन जैसे आपको नाम बता रहा है रीजनरेटिव, कि हम रीजनरेट करते हैं, ठीक है। अल्लाह ने जब बच्चा पैदा होता है या उससे पहले कंसीव करता है तो अल्लाह बॉडी में कुछ स्पेशल टाइप्स के सेल रखता है। उन सेल्स में अल्लाह ने ये कैपेसिटी रखी होती है कि वो ना सिर्फ अपनी तरह के सेल्स प्रोड्यूस करते हैं बल्कि वो ट्रांस डिफ्रेंशिएट करते हैं और बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़, ऑर्गन जैसे स्किन है, हार्ट है, उन सेल्स को हम स्टेम सेल्स कहते हैं। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है इन सेल्स की डिफ्रेंशिएशन कैपेसिटी की जो उनकी ताकत है या जो उनकी पोटेंसी है उसमें ग्रेजुअली थोड़ी कमी आती है, लेकिन ख़त्म नहीं होती।
और उसकी मिसाल ये है कि जब भी हमें कोई ज़ख़म लगता है, कोई चोट लगती है, तो नई स्किन आती है। ये नई स्किन कैसे आती है कि वो जो नीचे स्टेम सेल्स पड़े हैं वो स्किन को डेवलप करते हैं। तो ये तो हो गया रीजनरेटिव। अच्छा, अब पीआरपी की बात सुनते थे, उसमें भी यही कहा जाता था कि आपके अपना खून यूज़ होता है, स्टेम सेल यानी कि खून में से आपने सेल निकाली, फिर एक्सोसोम भी आ गए। तो स्टेप बाय स्टेप हमें बताएं, पीआरपी देन स्टेम सेल देन एक्सोसोम, ये क्या बला है? देखें, पीआरपी स्टैंड्स फॉर प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, ठीक है। इसमें बेसिकली ये है कि हम पेशेंट का अपना थोड़ा सा ब्लड लेते हैं जो 20 ml से लेके 60 ml तक होता है, उसको हम प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस क्या है कि उसको हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं। डिफरेंट बीमारियों के लिए डिफरेंट इसके प्रोसेसेस हैं, बट जनरली जब उसको 10 से 12 मिनट उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो उसमें 3 जो हैं वो लेयर्स बन जाती हैं। जो सबसे भारी चीज़ है, जो खून के अंदर जो सुरख खून के खुलिए हैं, रेड आरबीसी, वो नीचे बैठ जाते हैं। उसके ऊपर जो छोटे सेल्स हैं जिसमें प्लेटलेट्स हैं, वाइट सेल्स हैं, वो एक बफ़ी लेयर या बफ़ी कोट बनाते हैं और उसके ऊपर प्लाज्मा है, ठीक है। प्लाज्मा में बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं। तो अब इसके मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुख्तलिफ़ सेगमेंट यूज़ होते हैं। नॉर्मली अगर हम बात करें, आप देखें कि जी हर क्लिनिक पे एस्थेटिक्स ले लें, दूसरे ले लें, तौबा करें, अब तो पार्लरों में भी ये तमाशा इवन शुरू हो गया। स्लिम मतलब बिल्कुल हर ब्यूटी बंदा जो है सैलून्स वो में पीआरपी ट्रीटमेंट कर रहा है। मुझे एक मैसेज आया कि जी फलां सैलून है, वहाँ पे ये हो रहा है, और अगर आपने बोटॉक्स, फिलर, हाइड्रा फेशियल या पीआरपी करवाना है तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब मैंने कहा कि पार्लर यानी कि सैलून में और एक एस्थेटिक क्लिनिक में बड़ा फ़र्क होता है। और क्लिनिक में भी आप सबसे पहले देखते हैं कि जो बंदा रन कर रहा है और जो लोग उधर काम कर रहे हैं, क्या वो क्वालिफाइड है? बिल्कुल आपने ठीक बात की। अगर हम पीआरपी की बात करें, नॉर्मली ये जो इस तरह के जहाँ पे मैं तो कहूँगा क्वैकरी हो रही है, ठीक है, और आप एग्री करेंगी मेरे साथ कि वहाँ पे वो सिंपली दे हैव नो क्लू कि हमने किस कंडीशन में पीआरपी का कौन सा सेगमेंट यूज़ करना है। असल में होता ही है कि व्यूअर्स, खून ड्रॉ करना तो मैं भी ड्रॉ कर सकती हूँ, इतना कोई वो रॉकेट साइंस का काम नहीं है। अच्छा, खुद ही खून ड्रॉ कर अपनी किसी एक बच्ची को वहाँ पे रख लिया पार्लर में, उसको सिखा दिया कि बेटा वेन कैसे ढूंढनी है और खून कैसे निकालना है, मशीन के अंदर वो खून डाला और वो कर लिया। अब ये नहीं पता कि नीचे से लेना है ऊपर से लेना है, उसी को मिक्स करके वापस लगा दिया, तो फ़ायदा क्या हुआ? बात तो वहीं पे वापस आ गई ना। बिल्कुल वहीं पे। बल्कि रादर अगर आप स्किन में आरबीसीज इंजेक्ट करेंगे नीचे से लेके, तो वो आपको कई कई महीने उसके निशान नहीं जाते, ब्रूजिंग हो जाती है, ब्रूजिंग हो जाती है। इसी तरह अगर हम जॉइंट्स की या स्पाइन की बात करें, वहाँ पे भी हमें एक स्पेसिफिक सेगमेंट लेना पड़ता है जिसमें सेल्स नहीं होते, सिर्फ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। तो ये एक पूरी साइंस है। अच्छा। जिसकी प्रॉपर एक ट्रेनिंग है, और अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में मतलब ये कि गवर्नमेंट अब इस पे हम काम कर रहे हैं, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन पीएमडीसी के साथ मिल के, और स्ट्रक्चर ट्रेनिंग, लेकिन अभी तक जो सूरत हाल है वो पीआरपी की हद तक 99% जगहों पे जहाँ हो रही है वहाँ उनको इसका प्रॉपर प्रोसीजर और प्रॉपर इंडिकेशंस नहीं पता। जहाँ तक बात है स्टेम सेल्स की, स्टेम सेल्स जो हैं वो उसका 2 कवानीन, उसका एक ही कानून है पूरी दुनिया में। हाँ जी। स्टेम सेल्स जो हैं वो बॉडी में हम 3 सोर्सेज से ले सकते हैं। सबसे जो कॉमन है वो हम बोन मैरो एस्पिरेट कहते हैं, जो हम बोन मैरो से लेते हैं। दूसरे हम एडिपोज टिश्यू से लेते हैं, फैट से। तीसरे जो हैं वो पेरिफेरल ब्लड से लेते हैं, और इनकी अगेन अपनी इंडिकेशंस हैं, डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट अफादियत है। अब अगर हम बात करें एक्सोसोम्स की, एक्सोसोम जो हैं ये नैनो पार्टिकल्स हैं जिनका साइज़ बहुत ही छोटा है, 30 माइक्रोन से लेके 150 माइक्रोन तक, और इसमें जिस सेल से हर सेल एक्सोसोम्स प्रोड्यूस करता है। तो जो एक्सोसोम यूज़ हो रहे हैं वो स्टेम सेल से हार्वेस्ट होते हैं। उसमें स्टेम सेल्स की सारी क्वालिटीज़ होती हैं, उसमें मैसेंजर आरएनए। कहते हैं कि देखिए स्टेम सेल की अगर मैं ट्रीटमेंट कराऊं तो वो मेरे अपना स्टेम सेल होगा, लेकिन एक्सोसोम कहते हैं कि वो आपका अपना नहीं होता। जी, उसका डिफरेंस ये है, आर्टिफिशियल होता है। आर्टिफिशियल नहीं होता, यही तो क्लैरिटी चाहिए ना। हाँ। आर्टिफिशियल नहीं होता। जो स्टेम सेल है वो एक पूरा सेल है, और अभी तक जो कानून हैं पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग यूएसए और यूरोप, पाकिस्तान, सब जगह चले जाएं कि आप अपने से ही लेंगे, ऑटोलोगस इसको हम स्टेम सेल थेरेपी कहते हैं। आप किसी और के या अम्बिलिकल कॉर्ड के सेल्स यूज़ नहीं कर सकते।
जो एक्सोसोम्स हैं वो स्टेम सेल से लिए जा सकते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड के जो स्टेम सेल होते हैं वहाँ से लिए जा सकते हैं, लेकिन इसमें चूँकि सिर्फ ग्रोथ फैक्टर्स, मैसेंजर आरएनए, प्रोटीन्स होती हैं, इसमें डीएनए नहीं होता। नहीं, मैं इसीलिए तो पूछने लगी थी क्योंकि देखिए ना डॉक्टर साहब, अब जैसे कि मेरा ब्लड टाइप है बी नेगेटिव, आपका है ए पॉजिटिव, अगर आपके वोटेवर अब अगर एक्सोसोम्स हम दोनों को एक ही लग रहे हैं और जिसके एक्सोसोम लिए थे वो जैसे कि नेगेटिव या ब्लड, इससे ब्लड ग्रुप का तो कोई ताल्लुक नहीं है। अब मेरा पॉइंट समझ रहे हैं ना? जी जी बिल्कुल, कि कोई उल्टा ही ना असर हो जाए। जी देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि नॉर्मली जो एक्सोसोम यूज़ हो रहे हैं वो ब्लड में से नहीं लिए जाते, गो कि हम ब्लड में से एक्सोसोम ले सकते हैं और दोबारा उसी शख्स को लगा सकते हैं, लेकिन फ़र्क जो समझने का है कि एक्सोसोम जो है ये एक पैकेट है, ये एक पार्टिकल है जिसके अंदर डीएनए नहीं है। बेसिक जो आपकी क्रॉस इन्फेक्शन, क्रॉस रिएक्शन तब आता है जब आप कोई सेल या सेलुलर प्रोडक्ट यूज़ करें। ये सेल भी नहीं है और सेलुलर प्रोडक्ट भी नहीं है, ये एक छोटा वेजिकल है और इसके अंदर 15 से 20 हज़ार किस्म के प्रोटीन्स और मैसेंजर आरएनए, माइक्रो आरएनए है। चूँकि इसमें डीएनए नहीं है इसलिए इसमें कोई क्रॉस रिएक्शन, रिजेक्शन और इन्फेक्शन होने का चांस नहीं होता। तो इसलिए अगर आप अम्बिलिकल कॉर्ड से लें या हेल्दी डोनर से भी लेके, जो कि स्टिल नहीं प्रैक्टिस हो रहा है, मोस्ट कॉमनली जो प्रैक्टिस है कि वो जो अम्बिलिकल कॉर्ड है माँ और बच्चे का कनेक्शन, उसको लिया जाता है, उसको प्रोसेस करके उसमें से सेल्स हार्वेस्ट किए जाते हैं, फिर उन सेल्स को प्रोसेस करके एक्सोसोम्स लिए जाते हैं। एक्सोसोम जो हैं वो यूनिवर्सल डोनर हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि ओ नेगेटिव जो है वो हर किसी को लग सकता है। तो इसी तरह चूंकि इसमें नेगेटिव ब्लड ग्रुप को, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है वो दुनिया के हर शख्स को लग सकता है, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, ए पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, लेकिन इसको हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, ओ नेगेटिव को। तो एक्सोसोम भी एक तरह से यूनिवर्सल डोनर है, तो इसमें उस तरह के रिस्क फैक्टर या वो नहीं है। अब पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि एक्सोसोम ट्रीटमेंट बड़ी महंगी ट्रीटमेंट है। तो व्यूअर्स एक बात, अगर आपको कोई बंदा कह रहा है कि जी हम आपको आए जी हम आपको बालों के एक्सोसोम ट्रीटमेंट कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर तो आजकल हमें एस्थेटिक्स में इसको सुनने को मिल रहा है, इसको हम मेडिसिन में कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ऑटिज्म हो गया, सेरिब्रल पॉलिसी हो गया, स्पेशली वो चीज़ें जो छोटी उम्र में बच्चों को होती हैं, राइट टाइम पे अगर उसको टारगेट कर दिया जाए तो क्या हो सकता है, इस पर तो हमने बात करनी है। लेकिन पार्लर में अगर आपको कोई बंदा कह रहा है या इवन एस्थेटिक क्लिनिक में कह रहा है कि जी हम 25,000 रुपये में आपके एक्सोसोम कर देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। उस प्रोडक्ट की अपनी कॉस्ट मिनिमल से मिनिमल पे भी जाए तो वो 20-25 हज़ार नहीं है, उसको अगर आपने बनाना भी है तो वो एक महंगा नुस्खा है, राइट डॉक्टर साहब? हमने पाकिस्तान में सबसे पहली प्राइवेट सेक्टर में रीजनरेटिव मेडिसिन की लैब पहले अपने हॉस्पिटल में डेवलप की, अब हमने एक और हॉस्पिटल में डेवलप की जो जीएमपी सर्टिफाइड है। जीएमपी सर्टिफाइड का मतलब ये है कि जी आप अप्रूव्ड हैं बाय ड्रैब, जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, और वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करती है। उस पे भी अगर हम इन हाउस जो बनाते हैं तब भी जो फिगर आपने कोट की वो नहीं आ सकते, हो नहीं सकता। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज था आपको देना। अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद फ़ौरन ही वापस आएंगे व्यूअर्स, और फिर ये जानेंगे डॉक्टर साहब से, अगर आपके कोई जानने वालों में या कोई आपके इर्द गिर्द ऐसा इंसान है जो जहनी और जिस्मानी माजूरी का शिकार है, या फिर सीपी, सेरिब्रल पैलिसी या ऑटिज़म, तो प्लीज़ प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा ब्रेक के बाद, बिकॉज अब हम आपको गाइडेंस देंगे कि क्या इसमें बेहतरी आ सकती है। अक्सर रेगुलर डॉक्टर्स जो है वो जवाब दे देते हैं, तो ब्रेक के बाद इस पर डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर शहजाद अनवर हमारे साथ है, इंटरवेंशनल पेन एंड स्पाइन मेडिसिन फिजिशियन। आप पेन मेडिसिन, रिजेनरेटिव मेडिसिन और मेडिकल एक्यूपंक्चर में 20 साल से ज़्यादा का तजुर्बा रखते हैं, और डॉक्टर साहब ने ब्रेक से पहले हमें रिजेनरेटिव मेडिसिन भी समझाया और ये भी बताया कि पीआरपी, स्टेम सेल और एक्सोसोम में फ़र्क क्या है। अब आ जाते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ जिनके बारे में अक्सर डॉक्टर्स जो हैं वो जवाब दे देते हैं, जैसे कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है किसी जहनी या जिस्मानी माजूरी के साथ, तो अक्सर पेरेंट्स कहते हैं कि देखें, वो जो डॉक्टर्स हैं वो पेरेंट्स को कहते हैं देखेंगे, अभी इसको ऑब्ज़र्व करते हैं, और बच्चे को बड़ी दफ़ा 7, 8, 10 साल की उम्र तक ऑब्ज़र्व ही कर रहे होते हैं, और उस वक्त तक वो कमज़ोरी और भी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी, वो कमज़ोरी और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होकर प्रॉपर माजूरी की तरफ चली जाती है। तो डॉक्टर साहब इससे रिलेटेड गाइडेंस दें हमें।
देखें, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ज़हनी जिस्मानी माजूरी जो है उसकी वजूहात क्या हैं। और उसमें फ़र्क क्या है? जैसे कि ज़हनी अगर आप माजूरी की बात करें या डिसऑर्डर की बात करें तो ऑटिज़म उसमें आ जाता है। जिस्मानी की बात करें तो उसमें जिस्मानी और ज़हनी दोनों की बात करें तो सीपी आ जाता है, सेरेब्रल पालिसी, जिसमें दोनों चीज़ें होती हैं। एमएस को देख लें तो वो भी अब एक ज़हनी माजूरी है जो आपको जिस्मानी माजूरी की तरफ ले जाती है, लेकिन वो ज़रा लेटर स्टेजेस पे होती है। जी, तो अगर हम बात करें सेरेब्रल पालिसी या दिमागी फालिश की, इसका इंसिडेंस मुस्लिम कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उसकी वजह यह है कि हमें इस्लाम ने कज़न मैरिज की इजाज़त दी और उसका हम इतना ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं कि 10-10 नस्लों से ख़ानदान के अंदर ही इंटर मैरिजेज़ हो रही हैं, जायदाद के इश्यूज़ हैं, इनसिक्योरिटी है, लोग बाहर शादियां नहीं करते। उसकी वजह से क्या होता है, जब एक ही ब्लड लाइन में बार बार शादियां होती हैं तो जो आपके वीक क्रोमोसोम या वीक जीन्स हैं वो बार बार मिक्स होके वो ज़्यादा ताकतवर होके ज़्यादा जल्दी एक्सप्रेस करते हैं। तो उसकी वजह से यकीन करें कि हमारे पास फैमिलीज आती हैं, 5 बच्चे हैं, पांचों के पांचों डिसेबल हैं। पांचों देख नहीं सकते, पांचों नहीं देख सकते, पांचों सुन नहीं सकते, पांचों में किसी ना किसी का जिस्म का हिस्सा मिसिंग है, यानी कि एक का बाजू नहीं बना हुआ पूरी तरह, एक का पैर नहीं बना हुआ, एक बच्चा जो है उसकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, वो खड़ा ही नहीं हो सकता। मैंने तो बहुत ऐसे डॉक्टर साहब मैं तो इस मौके का फ़ायदा उठा के रिक्वेस्ट करूँगा अपने नाजरीन से कि खुदारा बार बार ख़ानदान के अंदर शादियाँ ना। देखिए, अगर तो पसंद की हो तो समझ आती है कि लड़का लड़की पसंद करते हैं, लेकिन तब भी अगर अम्मा अब्बा भी कज़न्स थे, उनके अम्मा अब्बा भी कज़न थे और उससे पहले भी कज़न थे, तो फिर आपने बहुत एहतियात करनी है व्यूअर्स, क्योंकि बात बड़ी सिंपल है। वो पसंद की शादी तो कर ली, आगे से बच्चों के दौरान प्रॉब्लम, कंसीव करने के अंदर प्रॉब्लम, और फिर अगर बच्चे खुदा न खास्ता ज़रा डिफरेंटली एबल्ड पैदा हों और ये एहसास हो कि हम ये चीज़ अवॉइड कर सकते थे, तो फिर वो बड़ा मुश्किल होता है। मैं तो शादियाँ भी इसके बेस पे टूटती भी देखी हैं। बिल्कुल ऐसे टूटती हैं जी, बिल्कुल टूटती हैं। और अब ऐसे केस में क्या करें? अगर कोई बच्चा है और वो ज़हनी या जिस्मानी माजूरी के साथ पैदा हुआ है, किसी स्पेसिफिक चीज़ की तरफ आ जाए? जी, सीपी पे अगर हम बात कर लें, आ जाए। अब सेरेब्रल पालिसी ये चीज़ क्या है और इसमें पीआरपी, स्टेम सेल, एक्सोसोम का क्या रोल है? राइट, सीपी बुनियादी तौर पे उस वक्त होता है, इसमें 80% जो इसका इंसिडेंस है वो कंजेनिटल या जेनेटिक है, जिसको हम प्राइमरी सीपी कहते हैं, और 15 से 20% बच्चों में बाद में अगर कोई गर्दन तोड़ बुखार हो, मेनिंजाइटिस हो, बहुत ज़्यादा फिट्स हैं, जिसकी वजह से बड़े लोग कहते हैं कि सीपी तो उन बच्चों को होता है जिनकी डिलीवरी में कोई उन्होंने भांड मारा होता है डॉक्टर्स ने। डेफिनेटली वो भी एक फैक्टर है कि जो पेरीनेटल कॉजेज़ हैं उसमें ये होता है कि अगर बच्चा किसी भी वजह से कि वो वीक पैदा हुआ है, प्री मैच्योर पैदा हुआ है, उसकी जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो गले के राउंड आ गई है, और वो बच्चा अगर पैदाइश के बाद वो जो कहते हैं ना फर्स्ट क्राई, दैट इज़ द क्राई ऑफ लाइफ, ठीक है, तो वो अगर पूरी तरह से नहीं रोता है तो वो जो बच्चा जब रोता है तो उसके लंग्स एक्सपैंड करते हैं, उसकी वजह से हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और वो ब्लड जो है सारे ब्रेन में रश करता है और ब्रेन के कनेक्शन जो है वो अल्लाह मियाँ स्टार्ट कर देता है फंक्शन। अगर बच्चा किसी वजह से नीला पैदा होता है, ज़्यादा नहीं रोता, तो उसकी वजह से ब्रेन में ब्लड फ्लो नहीं जाता, जिसकी वजह से दिमाग के जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं वो कंप्रोमाइज़ करते हैं। उसकी वजह से उसके कॉरेस्पॉन्डेंस अगर फ्रंटल कॉर्टेक्स होती है तो बच्चों को चलने फिरने में, गर्दन संभालने में, बैठने में डिलेज आते हैं। अगर पिछला पार्ट है या आपका टेम्पोरल कॉर्टेक्स है वो आए तो बच्चों में फिट्स आते हैं, देखने के मसाइल हैं, सुनने के मसाइल हैं। तो बुनियादी तौर पे ये दिमाग की वीकनेस है जिसके वजह से आप फिज़िकली डिसेबल होते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मेंटली इतने शार्प हैं कि उनके कॉग्निशन, बोलना, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है, लेकिन वो टांगे काम नहीं कर रही, तो वो स्पास्टिक डाइप्लीजिया या ये टाइप है। अब नॉर्मली अगर हम देखें कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट क्या होता है कि जी आप न्यूरो फिजिशियन के पास, पीडियाट्रिक या उसके पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी इसकी फिजियो शुरू कर दें और इंतज़ार करें, ये बच्चा खुद से बेहतर हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जो अल्लाह ने हमें ज़िंदगी के बाद पहला साल दिया है वो इतना कीमती है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके दिमाग का वज़न सिर्फ 250 ग्राम्स होता है, 250 ग्राम, एक पाव, और 1 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते वो 1 kg हो जाता है, 4 गुना बढ़ता है पहले 12 महीने में। और एडल्ट ब्रेन का साइज़ 1300 से 1400 ग्राम है।
तो सो जो जितना मैक्सिमम बड़ा होना है उन्होंने मैक्सिमम स्पीड से वो इसी टाइम पे वो फर्स्ट ईयर में है। अच्छा। अगर आपका बच्चा 3 महीने की उम्र में, 4 महीने की उम्र में गर्दन नहीं संभाल रहा, 2 महीने 3 महीने की उम्र में आई कांटेक्ट नहीं कर रहा, वो आपको स्माइल नहीं दे रहा, तो खुदारा बड़े बूढ़ों की बातों में नहीं आना कि जी कुछ बच्चे स्लो होंगे ने, ठीक है, साढ़े खानदान च बच्चे स्लो होंगे ने फिर ठीक हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे ही आपको अंदाज़ा हो कि जी बच्चे ने नेक नहीं होल्ड की, वो बैठ नहीं रहा टाइम पे, तो काइंडली डॉक्टर से, मुस्तनद डॉक्टर से मशवरा करें, ताकि उसका जितनी जल्दी ट्रीटमेंट शुरू होगा उतनी बेहतरी आएगी, उतना उसमें और नॉर्मल बच्चों में गैप ख़त्म तो होगा। यानी कि पीआरपी वगैरह का इसमें कोई रोल होता है? डेफिनेटली। वो क्या है? देखें, जैसे हमने रीजनरेशन की बात की, उसके साथ साथ क्या करते हैं कि जब हम पीआरपी, एक्सोसोम या स्टेम सेल से ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये ग्रोथ फैक्टर्स जो हैं ये ब्रेन के फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं 2 तरह से। एक तो जो ऑलरेडी वीक सेल्स हैं ये उनको स्टिमुलेट करते हैं, जिससे वो सेल्स का फंक्शन बेहतर होता है और बच्चे में गर्दन संभालने में, बैठने में, बोलने में ये बेहतरी आती है। दूसरा, जो स्टेम सेल्स हैं वहाँ पे जब पहुँचते हैं, ये इतने छोटे सेल्स होते हैं कि अगर हम ये खून में भी दें, हमें ये दिमाग में या हराम मगज़ में डालने की ज़रूरत नहीं है। एक तो ये बहुत बड़ी मिथ है कि जी मैंने वही सोचा ना कि बच्चे के दिमाग में सेल डालेंगे हम। नहीं, कतन ज़रूरत नहीं है। ये सेल इतने छोटा साइज़ है इनका वो पहुंच जाता कि है। ये आप खून में कहीं भी दें तो वो ब्लड के थ्रू, और अल्लाह ने 2 बैरियर रखे हुए हैं, ब्रेन में, ब्लड में, और ब्लड में और सीएसएफ में। ये इनका साइज़ इतना छोटा है कि वो उन फिल्टर्स में से गुजर जाते हैं और ब्रेन में पहुंच के इनिशियली तो ये ब्रेन सेल्स जो ऑलरेडी हैं उनको फंक्शन बेहतर करेंगे। 3 से 6 महीने में ये अपनी तादाद बढ़ा के फिर नए सेल्स बनाएंगे जो दिमाग के नए सेल्स होंगे। ये तो सीपी हो गया। अब मुझे बताइए ऑटिज्म। जी, क्योंकि ऑटिज्म की प्रॉब्लम यह है कि बच्चा यूजुअली 2, ढाई, 3 साल की उम्र पे जाके डायग्नोज होता है। शुरू में पेरेंट्स को समझ नहीं आती है, और ज़्यादातर ऑटिज्म, कोई मैं ऐसा बंदा नहीं जानती जो कहे कि जी 6 माह पे हमारा बच्चे का ऑटिज्म डायग्नोज हो गया था। ऑटिज्म यूजुअली ज़रा 2.5, 3 साल की उम्र पे, 5 साल की उम्र पे डायग्नोज होता है। तो ऑटिज्म का फिर किस तरह हल निकालें? क्योंकि ADHD हो गया, ऑटिज्म हो गया, अब ये डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि आई हैव ADHD मॉडरेट टू हाई। मेरी बचपन में अगर डायग्नोज हो जाती, शायद मेरी कोई ट्रीटमेंट हो जाती। अब जो मैं हाइपर, मेरी एंग्जाइटी का लेवल जो इतना हाई होता है वो इसलिए होता है बिकॉज कोपिंग मैकेनिज्म्स नहीं बनाए। नहीं, बिल्कुल ऐसे डेवलप नहीं किए। अच्छा, देखें, ऑटिज़म जो है इसमें 3 साल तक या 5 साल तक वेट करना ज़्यादती है बच्चों के साथ और फैमिली के साथ भी। 18 मंथ्स इज़ द एज जब आप अगर प्रॉपरली पेरेंट्स 1.5 साल की उम्र 1.5 साल की उम्र तक अगर बच्चे में स्पीच नॉर्मली 11 महीने से 18 महीने के दरमियान पूरी डेवलप हो जाती है। बच्चा राइम्स गा रहा होता है, सॉन्ग्स गा रहा होता है, मतलब छोटी मोटी बातें कर रहा होता है। अगर बच्चा 18 महीने की उम्र तक स्पीचलेस है, नॉन वर्बल है, वो आई कांटेक्ट नहीं कर रहा, उसमें कोई रेपिटेटिव मूवमेंट्स हैं, कोई टेंट्रम्स हैं। क्योंकि देखिए ऑटिज्म का और ADHD का तो कुछ हद तक यस मौरूसी है ADHD, लेकिन ऑटिज्म की तो कुछ सिर पैर ही नहीं समझ आ रहा ना कि क्यों हो रहा है। ठीक है, ऑटिज़म में अभी तक हमें 4 वजूहात समझ में आई हैं। एक तो जेनेटिक फैक्टर्स हैं, और उसका एविडेंस ये है कि अगर फैमिली में ऑलरेडी एक बच्चा या बच्ची है तो दूसरे बच्चों में इंसिडेंस ज़्यादा बढ़ता है, और एट द टाइम ऑफ बर्थ अगर फादर की एज 35 से ज़्यादा है तो ऑटिज़म का इंसिडेंस बढ़ जाता है। सो जेनेटिक फैक्टर्स हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं वो जो पाकिस्तान जैसे जो हम डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे जो वैक्सीन्स आ रही हैं उसमें एक कंपाउंड है जिसको हम थायोमर्सल कहते हैं, उसका कुछ ना कुछ लिंक हो सकता है कि कुछ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने वैक्सीनेशन नहीं करानी, कतन नहीं। देखें, वैक्सीन अगर, और उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर खुदा ना खास्ता वैक्सीन की वजह से बच्चे को फीवर हो तो उसको प्रोलॉन्ग नहीं होने देना। वो फीवर जो है वो नुकसान कर सकता है, रादर के वैक्सीन करे, ये क्लियर मैं करना चाह रहा हूँ। ठीक है, बुखार नहीं होने देना। उसके अलावा कोई ज़ुबान का इन्फेक्शन, कोई वायरल इन्फेक्शन, जो सबसे बड़ी कॉज है आज, हम पिछले 2 साल में मैक्सिमम ऑटिज़म देख रहे हैं, ADHD देख रहे हैं। वजह क्या है कि जो कोविड के 2 साल थे उसमें सबसे ज़्यादा क्या हुआ, बच्चों को स्क्रीन टाइम, स्कूल नहीं गए बच्चे,
टीवी, एलईडीज़, लैपटॉप्स और सबसे ज़्यादा जो मोबाइल, ये जो ब्लू लाइट है ये समहाउ नर्व्स की इन्फ्लेमेशन करती है, जो सबसे बड़ा फैक्टर है ऑटिज़म का, न्यूरोजेनिक इन्फ्लेमेशन। तो डॉक्टर साहब इसके अंदर क्या अमल दखल है पीआरपी और देखें, बेसिकली ऑटिज़म की जो मेन कॉज है वो न्यूरोजेनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से डिसफंक्शन होता है ब्रेन सेल्स का। वो जब प्रॉपरली काम नहीं करते तो बच्चे में ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जब हम रीजनरेटिव मेडिसिन से पीआरपी, एक्सोसोम्स और स्पेशली स्टेम सेल्स इनका ट्रीटमेंट करते हैं तो वो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है, प्लस जो सेलुलर डिसफंक्शन है, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन है, वो सीधा कर देते हैं। तो बच्चे में 3 से 6 महीने में, इस वक्त हमारे पास 650 बच्चे एनरोल्ड हैं जिन हमारे पास, और कोई एक बच्चा ऐसा नहीं है जिसमें रिमार्केबल चेंजेस नहीं है माशाल्लाह, कि उसका जो इंटेलेक्ट है, आई कांटेक्ट है, उसके जो रेपिटेटिव बिहेवियर है, लिटरली दूसरे तीसरे सेशन के बाद माओ का फ़ोन आता है कि डॉक्टर साहब हमारा बच्चा स्लो हो गया। वो बच्चा स्लो नहीं होता क्योंकि माँ को आदत नहीं होती कि उसकी हाइपर एक्टिविटी, तो वो बच्चा नॉर्मलाइज हो जाता है। तो डॉक्टर साहब एंड में हमारे व्यूअर्स को आप क्या पैगाम देंगे? देखिए ये सारी ट्रीटमेंट, ये सब चीज़ें हमने आपको इंडिकेशंस दे दिया व्यूअर्स, लेकिन इलाज आपने खुद ही जाके करवाना है। स्क्रीन पे बैठ के बात करने से इलाज नहीं होता, हम इंडिकेशंस आपको देते हैं। तो एंड में डॉक्टर साहब आपका मैसेज क्या है? मेरी आजाना दरख्वास्त है अपने देखने वालों से कि रीजनरेटिव मेडिसिन इज़ द फ्यूचर। इसमें अल्लाह ने, क्योंकि अल्लाह पाक का वादा है कोई बीमारी ऐसी नहीं जिसकी शिफा नहीं है। मुश्किल हो सकता है, तवील हो सकती है, लेकिन हर चीज़ काबिल इलाज है और मुस्तकबिल में और बेहतरी आती जाएगी। अगर आपने रीजनरेटिव मेडिसिन, स्टेम सेल, पीआरपी, एक्सोसोम ट्रीटमेंट कराने का फ़ैसला करना है या किया है तो काइंडली उन सेंटर या उन फिजिशंस को, और जहाँ जाएं काइंडली उनसे ये ज़रूर पूछें कि जी आपकी रीजनरेटिव मेडिसिन में ट्रेनिंग डिग्रीज़ क्या हैं, क्या पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल आपको अप्रूव करता है, आपकी डिग्री पे है। और वो सेंटर्स, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक दुकान में या 2 कमरे लेके आप स्टेम सेल या वो नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए एक प्रॉपर लैब चाहिए होती है, जो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, और उसके लिए प्रॉपर टीम होती है रिसर्च साइंटिस्ट की। तो ये चीज़ें ज़रूर जहन में रखें और ये यकीन रखें कि अल्लाह का वादा है ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, उसने हर बीमारी का इलाज रखा है। इस यकीन के साथ और इस अल्लाह पाक की रहमत के साथ कि हर बच्चा जो ऑटिस्टिक है, सीपी है, ADHD है, वो ठीक हो सकता है। थैंक यू सो मच भैया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। व्यूअर्स, यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज का हमारा टॉपिक रबीउल अव्वल की मुनासबत से है हुस्न इखलाक, और ब्रेक से वापस आएंगे कलाम सुनते हुए। आप हमारे साथ रहिएगा। गजर हवाओं के गुनगुनाए हुजूर आए, हुजूर आए, हुजूर आए, हुजूर आए। महक फ़ज़ा की यही बताए, महक फ़ज़ा की यही बताए, हुजूर आए, हुजूर आए। गुलाम क्यों ना खुशी मनाए, घरों में क्यों ना दिए जलाएं। हमें खुदा ने ये दिन दिखाए, हमें खुदा ने ये दिन दिखाए, हुजूर आए, हुजूर आए, हुजूर आए, हुजूर आए। अताए
रब्बे जहान देखो, नबी की आमद की शान देखो, नबी की आमद की शान देखो। हवाओं ने भी दिए जलाए, हवाओं ने भी दिए जलाए, हुजूर आए, हुजूर आए। खुदा के घर से हुए रवाना और मदीने पहुँचे शहे ज़माना। तो बच्चियों ने ये गीत गाए, तो बच्चियों ने ये गीत गाए, हुजूर आए, हुजूर आए। और लबों को अपने संवारता है, हर एक सरवर पुकारता है, हर एक सरवर पुकारता है। हुजूर आए, हुजूर आए, हुजूर आए, हुजूर आए, हुजूर आए, हुजूर आए। हवाओं ने भी दिए जलाए, हुजूर आए, हुजूर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत खूबसूरत। डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी हमारे साथ हैं, एक ब्रिलियंट पर्सनालिटी, इंटरनेशनली रिनाउंड सनाख्वा, अपना ही लिखा हुआ बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश किया माशाल्लाह। एज़ यू नो, आप एक बहुत बेहतरीन नात को शायर भी हैं एंड एन इस्लामिक स्कॉलर एंड ऑफ कोर्स एक बेहतरीन होस्ट। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ये हमारे भाई ना एक ऑल इन वन पैकेज है माशाल्लाह से। दैन एक और बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनैलिटी हमारे साथ, हमारे बहुत ही प्यारे भाई, हमेशा एक पॉजिटिव और मुस्कुराता चेहरा हमारे प्रोग्राम पे लेके आते हैं और सख्त से सख्त बात बड़ी मोहब्बत से और प्यार से समझा देते हैं। अल्लामा इरफान इलाही कादरी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एंड देन हमारे उस्ताद, हमारे बड़े भाई तो हैं सो हैं, लेकिन हमारे उस्ताद एक बहुत ही वार्म और वंडरफुल पर्सनालिटी। व्यूअर्स, असल में मज़े की बात यह कि आज हमने बात करनी है हुस्न अखलाक की और उनके परफेक्ट एग्जांपल्स आज हमारे सामने बैठे हुए हैं। तो मुझे यही बार बार एक खुशी भी हो रही है इस बात को आपके साथ शेयर करते हुए कि आज जो लोग हमारे साथ हैं वो तो एग्जाम्पल है उस चीज़ की जिसकी हम बात करते हैं, क्योंकि वो उनकी मानते हैं जिनकी इनको माननी चाहिए। हम क्या बात कर रहे हैं इस पर आपको मज़ीद गाइडेंस देंगे हमारे टीचर, हमारे मेंटोर डॉक्टर सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सलामत रहें आप, खुश रहें आप। थैंक यू डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि हुस्न अखलाक की जब बात करते हैं तो इससे मुराद क्या है, इसकी अहमियत क्या है और इसका अजर क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुस्न अखलाक की अहमियत तो आप यूँ समझ लें कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ख़ुद इरशाद फरमाया कि इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। अल्लाह ताला ने मुझे मकारिमुल अखलाक की तकमील करने वाला बनाकर भेजा है। मेरी रसालत व नबूवत के जो बुनियादी मकासद है उनमें अहम तरीन ये मकसद है कि मैं इंसानियत को अखलाक सिखाऊँ, उनके अखलाक को आला करूँ, बेहतर करूँ। अब हुस्न अखलाक होता क्या है, जिसके बारे में ख़ुद नबी करीम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने कसम उठाकर फरमाया, नून वल क़लमी वमा यस्तरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्न लक लअजरन गैर ममनून व इन्नक लअला खुलुकिन अज़ीम। कि मेरे महबूब ख़ुद हुस्न अखलाक के मालिक हैं, पैकर हैं। अब हुस्न अखलाक इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़ी हस्ती गुजरी है हमारी तारीख़ इस्लाम में, बहुत बड़े इमाम और मुहद्दिस और बहुत बड़े फ़कीर और मुज्तहिद। वो फरमाते हैं कि 4 खूबियों का नाम हुस्न अखलाक होता है। सबसे पहले फरमाते हैं तलाक़तुल वज्ह, कि अच्छे अखलाक वाला हमेशा जब भी किसी से मिलता है तो मुस्कराते हुए चेहरे के साथ मिलता है। अर्रिफ़्क़ु फ़िल कलाम, दूसरी उसकी निशानी और ख़ूबी ये होती है हुस्न अखलाक वाले की, वो जब किसी से बात करता है तो शीरी ज़ुबान होता है, मीठी ज़ुबान से बात करता है। तीसरा बज़्रुल खैर, उसके अंदर तीसरी खूबी ये होती है कि वो अच्छे अखलाक वाला हर एक के लिए जो उसके अंदर अल्लाह ने खूबियाँ रखी होती हैं, अच्छाइयाँ रखी होती हैं, मुनाफा रखा होता है इंसानियत के लिए, वो उनको सर्फ करता है, बज़ल करता है, कुर्बानियाँ करता है, निछावर कर देता है अल्लाह की मखलूक के लिए। और चौथा है कफ़ुल अज़ाब, बाज़ औक़ात को दूसरा उसको तकलीफ़ दे देना तो वो जवाब में भी इंतकाम नहीं लेता, बल्कि वल्काज़िमीनल गैज़ वल्आफ़ीन अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, वो अपने गुस्से को पी जाता है, दूसरों की गलतियाँ माफ़ कर देता है। तो ये है हुस्न अखलाक। अब इसका अजर क्या है? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मा शैउन अस्क़लु फ़ी मीज़ानिल मोमिन यौमल क़ियामत मिन हुस्न खुलुक़िही। फरमाया क़यामत के दिन जब अल्लाह के तराजू में मोमिन की नेकियां बुराइयां तोली जाएंगी ना, तो सबसे वज़नी नेकी उसका अच्छा अखलाक होगा। आप फरमाते हैं अकमलुल मुमिनीन ईमानन अहसनुहुम खुलुक़ा, मुकम्मल ईमान वाला बंदा वो होता है जिसका अखलाक सबसे बुलंद होता है। अब देखिए ना व्यूअर्स, कितने मज़े की बात है कि मैंने आपको ये चारों क्वालिटीज़ जो हमारे साथ डॉक्टर साहब ने शेयर की हैं, क्योंकि ये बात मैं पहली दफ़ा सुन रही हूँ। डॉक्टर साहब की सबसे प्यारी बात ये है कि हर बार जब बात करते हैं वो कुछ डिफरेंट और नई होती है, तो मुझे तो नहीं पता था, लेकिन चारों क्वालिटीज़ जो हैं ये तीनों भाइयों के अंदर है। बात यह है कि हम जिन लोगों की तरफ देखते हैं एज आर टीचर्स, अब जैसे सरवर भाई और मेरी एज में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, लेकिन तालीम, एजुकेशन और नॉलेज में मुझसे कहीं गुना ज़्यादा बढ़ के और अफजल हैं। सो द पॉइंट इज़ ये चीज़ रिकग्नाइज़ करना भी ज़रूरी है। और आप लोग जब मोहब्बत से, प्यार से, खलूस से हम जैसों को सिखाते हैं तो हमारे सीखने की डिज़ायर और बढ़ती है। मसला ये है कि सिखाने वाले भी कुछ अपने कामों से हट गए हैं और वो दुनियावी चीज़ों में पड़ गए हैं। जी अलामा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बहुत शुक्रिया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हुस्न अखलाक वाला ऐसे है जिसके अंदर अखलाकियात हैं। वो शख्स ऐसे है कि जैसे रात भर वो इबादत करता है और दिन भर रोज़े से रहता है। उसके दर्जात में ये चीज़ शामिल है कि जिस तरह रात को बंदा इबादत में रहता है और दिन भर रोज़ा रखता है, तो अखलाकियात में जो शख्स है, जो हुस्न अखलाक वाला है, दूसरों के साथ मोहब्बत करने वाला है। और ये अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलाम को अखलाक का वस्फ़ अता फरमाया, उनकी सिफ़ात में ये बात शामिल है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पैकरे अखलाक हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह नाज में कुफ़ार आते, वो तरह तरह की तकालीफ़ आपको देते थे, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा कर उनकी तकालीफ़ का जवाब अता फरमाते। वो तरह तरह की जो है आजमाइश में आपको डाल देते। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुरा कर उनको दुआएं इरशाद फरमाते। एक बद्दू शख्स आया, उसने आकर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गर्दन मुबारक को चादर के साथ जो है झंझोड़ा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहाँ निशान पड़ गए।
और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा अनवर सुर्ख हो गया, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ तबस्सुम फरमा कर देखा और हुजूर के अखलाकियात को देखकर कुफ़ार ने जो है कलमा पढ़ा। और तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का ये रवश रही है कि वो लोगों के साथ मियाना रवी, मोहब्बत, अखलाकियात रखते और लोग उनका हुस्न अखलाक देखकर जौक दर जौक इस्लाम में दाखिल होते। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन का ये मामूल रहा, अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम का ये मामूल रहा कि लोग उनको तरह तरह की तकालीफ देते और वो मुस्कुरा कर जवाब देते। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, एक शख्स ने आकर आपसे कुछ बात कही तो आपने अपने खादिम से फरमाया कि इसको शरबत पेश किया जाए। माशाअल्लाह। जब उसको शरबत पेश किया गया, उसने कहा आपने मुझे पहचाना नहीं। आपने फरमाया मैंने पहचान लिया है कि तुम करबला वालों में से हो, लेकिन वहाँ हम तुम्हारे मेहमान थे, यहाँ तुम हमारे मेहमान हो। माशाअल्लाह। तो अखलाक जो है ये ईमान का एक तकाजा है। बिल्कुल सही। सरवर भाई, फोकस आजकल ज़्यादा बदअखलाकी पे है जी। क्योंकि वो चीज़ वायरल होती है ना, ये चीज़ें सोशल मीडिया पे अपीलिंग होती हैं। आपका बहुत इंटरेक्शन यूथ के साथ रहता है, मुझे बताएं कितने को यंग लोग आजकल इखलाक पे काम कर रहे हैं या उनके माँ बाप इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, उनके असातिज़ा इस चीज़ पे काम कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, ग्रूमिंग तो आप अगर ऐसे हैं या अल्लामा साहब आप ऐसे हैं या डॉक्टर साहब आप अगर ऐसे हैं, तो आप 3 लोगों की तरबियत झलक रही है आपके बिहेवियर में। कोई भी इंसान पैदा तो ऐसे नहीं होता और आपकी अपब्रिंगिंग से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो क्या हमारे अखलाक का बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ इस चीज़ से भी है कि हमारी तरबियत कैसी होती है? जी हाँ, बहुत बुनियादी बात आपने की है। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा जिस बात पर ज़ोर दिया है, जिस तरबियत की आप बात कर रही हैं, जो पेरेंट्स की भी ज़िम्मेदारी है, असातिज़ा की भी ज़िम्मेदारी है, और वो इस ज़िम्मेदारी को अगर पूरा करें तो जिस बात का ज़िक्र हम कर रहे हैं, जिसकी कमी हम महसूस करते हैं या बदअखलाकी जो है उसको हम देखते हैं कि माशरे में ज़्यादा फैली हुई है, उसके पीछे ये 2 बुनियादी वजूहात हैं कि जिसमें असातिज़ा और वालिदैन को अपनी ज़िम्मेदारी कमा हक़ पूरी करने की ज़रूरत है। तो ख़ास तौर पे मैं जो कोर्स कोई भी मैं टॉपिक जो है वो पढ़ाता हूँ, तो उसमें मेरा फोकस बुनियादी यही होता है कि बच्चों के अंदर किस तरह से उनके रवैये में तब्दीली लाई जा सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सॉरी मैं इधर एक जल्दी से बात कर दूं। मुझे आज भी याद है कि जब आपने एक प्रोग्राम शुरू किया था जो इतना खूबसूरत प्रोग्राम था, एंड आई विश कि वो एक इंडिपेंडेंट प्रोग्राम रमज़ान का हुआ करे जिसमें डिफरेंट जो हमारे सना जो हमारे नात को शायर वगैरह थे, आपको याद है भैया, वो इतना खूबसूरत था। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ? वो सारे लोग जो नात और कलाम पढ़ने की तरफ आना चाहते हैं, उनकी नॉलेज में इजाफा हुआ। क्योंकि सरवर भाई का सबसे ज़्यादा जो बात आप मुझे कहते थे कि जो मुझे अफसोस होता है कि यंग जनरेशन आई है, कितने बड़े बड़े लोगों का कलाम पढ़े और पता ही नहीं है कि वो कौन है। जी तो ये बहुत ज़रूरी है। और मैं ख़ास तौर पे ये बच्चों से पहले ये बात हदीस मुबारक मैं आपको मैं सुनाता हूँ, जो उनसे अक्सर मैं जिक्र करता हूँ। और हुजूर ने अपने असहाब से, क्योंकि वो भी स्टूडेंट थे ना, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठने वाले तालिब इल्म थे, तो हुजूर का अंदाज़ होता था पूछने का। आपने पूछा कि आपको मैं कुछ 2 ऐसी चीज़ें ना बताऊं कि जो बदन पर बहुत ही हल्की हैं और अजर में बहुत बड़ी हैं। पहले उनकी अट्रैक्शन पैदा की उस बात के लिए, तो सहाबा बिल्कुल जो है वो मतवज्जो हो गए और उन्होंने पूछा कि जी हुजूर ज़रूर बताइए। आपने फरमाया 2 ऐसी चीज़ें हैं वो अपना लो, बदन पे बिल्कुल कोई बोझ उनकी वजह से नहीं आता, लेकिन अजर बहुत बड़ा है। पहली है खामोशी, वो भी हुस्न अखलाक में आती है। कोई बद तहज़ीब हो, कोई बदतमीज़ हो और उसके आगे से आप उसका जवाब ना देते हो, खामोशी पे क्या ज़ोर लगता है इंसान का। दूसरा आपने इरशाद फरमाया कि अच्छे अखलाक अपना लो, इससे भी कोई किसी किस्म की बदनी मुशक्क़त नहीं आती। बाकी जितनी भी इबादात हैं, ज़कात है, रोज़ा है, नमाज है या दीगर इबादात हैं, वो कहीं ना कहीं, हज है इवन, तो आपकी मुशक्क़त लगती है उसके ऊपर। हुस्न अखलाक और ख़ामोशी ऐसी चीज़ें हैं। अच्छा मुसलमान, हुजूर ने फरमाया कि वो है कि जिसके अखलाक सबसे अच्छे हैं, जो गुफ्तगू में सबसे अच्छा है, जो नरम तबीयत है। हुजूर ने फरमाया कि सला रहमी करो उससे जो तुमसे कता ताल्लुक़ ही करता है, जो तुमसे बद तहज़ीबी से पेश आता है उसके साथ तहज़ीब से और अच्छे अखलाक के साथ उसके साथ पेश आओ। तो ये तरबियत मुअल्लिम इंसानियत ने इंसानों को दी और क़यामत तक यही रहनी है। और यही जो आपने ज़िक्र किया पेरेंट्स की और असातिज़ा की ज़िम्मेदारी है कि इस बात को अपने बच्चों तक, स्टूडेंट्स तक ज़रूर पहुँचाएँ। बिल्कुल सही है आपने कहा। और व्यूज़ वही वाली बात है ना, नबी पाक ने तो पूरी इंसानियत का टीचर और गाइड बन के हमें सिखाया, तो हम अपने 2 या 3 बच्चों को नहीं सही तरह सिखा सकते?
उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अपनी इस्लाह करनी है। जल्दी से किचन में एक नज़र डालते हैं। वैसे आमना बिल्कुल मेरा मूड नहीं था किचन में आने का, मैं बता दूं आपको, लेकिन क्योंकि मेरा फ़र्ज़ बनता था तो मैं अपना फ़र्ज़ पूरा कर रही हूँ। जी, खाना बिल्कुल रेडी है। चाइनीज़ बारबेक्यू राइस हमने तैयार किए थे, वो बिल्कुल रेडी हो गए। थैंक यू सो मच बेटे, थैंक यू। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स, आप हमारे साथ रहिएगा। गुफ्तगू का बहुत ही एक खूबसूरत सिलसिला जारी है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ 3 बहुत ही ब्रिलियंट एंड अकम्पलिश्ड पर्सनालिटीज़ हैं, डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी, अल्लामा इरफान इलाही कादरी एंड देन डॉक्टर सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी। हम उसने अखलाक पे बात कर रहे हैं व्यूअर्स। वैसे तो बहुत वास्ट टॉपिक है, हमने सोचा बल्कि हमने ब्रेक में ही डिफ़ाइन कर लिया कि हम किन किन चीज़ों को टच अपॉन करेंगे। वैसे तो इखलाक का हर एस्पेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर हम आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे नबी की बात करें तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि आपका गरीबों, यतीमों, बेवाओं की तरफ क्या रवैया था? यकीनन अल्लाह ताला ने आपको क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए उस्वा हसना बनाया। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तो आपकी सीरत मुबारका में यकीनन जैसे आपने कहा अपनी गुफ्तगू में कि हर पहलू ही बड़ा जज़्ज़ाब है, खुशबूदार है, पुरकशिश है। और सच्ची बात बंदा हैरान होता है मैं किसको मुंतखब करूँ, किसको छोड़ूँ। जिस तरह शायर ने कहा शिकार माँ के तस्खीर आफ्ताब करूँ, मैं किसको तर्क करूँ, किसका इंतखाब करूँ। तो यकीनन आपका यतीमों के साथ जो तर्ज़ अमल था ना, वो आपकी सीरत मुबारका के मैं एक पहलू आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आपके चचाजाद भाई थे सैयदना जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब वो शहीद हुए तो आप उनके घर तशरीफ़ लेकर गए। उनके बेटे थे जनाब मोहम्मद बिन जाफ़र और जनाब अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको बुलाकर सीने के साथ लगाया और 2 जुमले आपने दोनों से इरशाद फरमाए, बड़े सुनने वाले हैं। आपने जनाब मोहम्मद बिन जाफ़र से फरमाया शबी हो अम्मेना अबी तालिब। और भाई मोहम्मद तुझे देख के तो मुझे अपने चाचा जान अबू तालिब याद आ रहे हैं। उनकी शक्ल, जो दादा थे ना उनके, जनाब सरदार अबू तालिब उनके दादा जान हैं। तो फरमाया शबी हो अम्मेना अबी तालिब, तुझे देख कर तो मुझे अपने दादा जान सरदार अबू तालिब याद आ रहे हैं। और जनाब अब्दुल्ला बिन जाफ़र से फरमाया शबी हो बेखलकी व खुलुकी, तू तो ऐसा है कि तुझे देखकर तो मुझे अपनी शक्ल नज़र आ रही है, तू तो मेरे साथ मुशाबे, तेरी तो आदात भी मेरे जैसी, सुभान अल्लाह। उनको उठाकर कहाँ आपने पहुँचा दिया। दादा जान जो बड़े मुशफ़िक़ और शफ़ीक़ और नबी पाक को बड़े प्यारे थे, उनसे एक को तशबीह दी, दूसरे को अपने साथ तशबीह दे दी। और उनकी अम्मा जान सईदा अस्मा बिन्त उमैस रज़ी अल्लाह अन्हा वो रोती हुई आई, अल्लाह के रसूल अब इन यतीमों का कैसे मैं सहारा बनूंगी, किस तरह मैं इनके नाव नफ़का का बंदोबस्त करूंगी। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अस्मा तू क्यों परेशान हो रही है, अना कफ़ीरुहुमा फ़िद दुनिया वल आखिरा, मुझे अल्लाह ने इनका कफ़ील बना दिया, मुझे इनका सरपरस्त बना दिया, सिर्फ दुनिया में नहीं आखिरत के अंदर भी मैं ही नहीं का सरपरस्त हूँ, मैं नहीं का कफ़ील हूँ। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर उनके बाल बड़े हुए थे, हजाम को बुलवाया, उनकी बालों को दुरुस्त करवाया और साथ ये ऐलान कर दिया आज के बाद इनका मैं ज़िम्मेदार हूँ। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए दुआ फरमाई बरकत की। आपने उनके लिए कहा अल्लाह इनको कामयाबियाँ अता फरमा, इन्हें मेरे भाई जनाब जाफ़र के लिए उनकी नेकनामी का ज़रिया बना। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने इस तर्ज़ अमल से हमें ये पैगाम दिया है कि अना वकाफ़िल यतीमी फिल जन्नति हाकज़ा, मैं और यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में ऐसे होंगे जैसे ये 2 उंगलियां, जिस तरह ये 2 पड़ोसी हैं इसी तरह काफिल यतीम वो जन्नत में मेरा पड़ोसी होगा। तो यकीनन ये आपका उस्वा हसना हम सब के लिए मशअल राह है। खूबसूरत बात। और हमारे तीनों सवालों का जवाब, तीनों एस्पेक्ट्स का जवाब एक ही में दे दिया। उन लोगों के साथ जो अफोर्ड नहीं करते, हमारे जो यतीम बच्चे होते हैं और बेवाओं। देखिए व्यूअर्स, हम लोग हमेशा बात ना फ़ौरन अडॉप्शन की तरफ ले जाते हैं। बात यह है कि यतीमों की किफ़ालत का हर बंदे को पैगाम दिया गया है। और यहाँ पे अल्लाह माफ़ी दे, अगर कभी कोई किसी की डेथ हो जाती है तो लोग सबसे पहले यतीमों का हक़ मारने के लिए निकलते हैं कि यार ये तो हम पहले साइड पे कर लें। तो इन चीज़ों का हमें थोड़ा ख्याल करना चाहिए। अच्छा अल्लामा साहब, अगर हम बात करें बच्चों के साथ और बड़ों के साथ, क्योंकि अक्सर लोग जो है वो बड़ों को तो बड़ी रिगार्ड देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो बड़े होते हैं, सेम एज ग्रुप के होते हैं, हमसे होते हैं।
बच्चे बेचारे साइडलाइन हो जाते हैं। लेकिन हमारे नबी पाक एक बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी, परफेक्ट पर्सनैलिटी, परफेक्ट ह्यूमन बीइंग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी बड़ा खूबसूरत सवाल किया आपने। ये दोनों चीज़ें जो हैं एक माशरे की तश्कील के लिए बहुत ज़रूरी हैं और तकमील के लिए बहुत ज़रूरी हैं। बच्चे बड़े होकर उसी माशरे का मुस्तकबिल बन रहे हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ईमान को ये इरशाद फरमाया कि छोटों से शफ़क़त, यानी बच्चों से शफ़क़त और बड़ों का अदब। ये लफ्ज़ तो दो हैं, बड़ों का अदब, बच्चों से शफ़क़त, लेकिन इसके अंदर तमाम जो है सारी ईमानियात और अखलाकियात पोशीदा है कि छोटों के साथ शफ़क़त करना, मोहब्बत करना, प्यार करना। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमली नमूना पेश कर दिया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बच्चों के साथ कभी कभी अपने बच्चे खेल रहे होते तो सीरत निगारों ने लिखा है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ बातें करते, ठीक है, उनके सरों पे हाथ फेरते, उनके साथ उनके मुताबिक बातें करते। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब एक काफिर ने आकर कहा कि आप बच्चों के साथ इतनी मोहब्बत करते हैं, तो मैं तो कसीरुल अयाल हूँ, मैंने कभी बच्चों से मोहब्बत नहीं की। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे दिल को इस काबिल ही नहीं समझा, इसको इतना सख्त कर दिया। हालांकि बच्चों के साथ मोहब्बत करना ये ईमान का तकाजा है। और बड़ों का जो अदब है, बड़ों के साथ मोहब्बत का रिश्ता रखना, हज़रत जनाब हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा आप तशरीफ़ लाती हैं तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर खड़े हो जाते हैं, उनके लिए कमली मुबारक बिछा देते हैं। इसी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो है खिदमत अक़दस में जब उम्र रसीदा लोग आते हैं तो सरकार उनको जो है उनकी तीमारदारी, उनके अहवाल से दरियाफ़्त फरमाते हैं, उनको करीब बैठाते हैं। और जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये अमल कर रहे हैं तो क्योंकि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन जो हैं वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देख देख कर दीन सीख रहे थे। यानी लोग किताबों से पढ़ते हैं तो सहाबा की जमात वो जमात है, उन सहाबा के खुश अतवार निगाहों को सलाम जिनका मसलक था तवाफ़े रुख़ ज़ैबा करना। वो हमा वक़्त हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इन जिहतों को देखते और अपने अमाल को दुरुस्त करते। और ये रजाल साजी का सबसे बड़ा जो अमल है वो मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुन नूर में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में बैठ कर हुआ कि जहाँ आने वाले जो हैं सिद्दीक़ अकबर, फ़ारूक़ आज़म, उस्मान ज़ुल्नुरैन, मौला अली शेर खुदा जैसी हस्तियाँ बन रही हैं। और वो उनके अक़वाल ज़री, उनकी अव्वलियात आज तक हमारे लिए मशअल राह हैं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों के साथ मोहब्बत, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह नाज में एक साहिब हाज़िर हुए, या रसूलल्लाह मेरा बेटा गुम है, दुआ फरमाएं मिल जाए। साथ ही एक दूसरे सहाबी खड़े हुए, या रसूलल्लाह फ़लाँ बाग किनारे मैंने इसके बेटे को खेलते हुए देखा है। जब वो भागने लगे तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठहरो मेरे ग़ुलाम, वहाँ जाकर उस बच्चे को बेटा कह के ना पुकारना। या रसूलल्लाह मेरा बेटा ही तो है और मैं क्या कहूँगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस वक्त तेरे लहजे में मिठास है और तेरा लहजा जो है वो तेरे अंदर का दर्द जो है तेरे लबों पे आएगा, तेरे लहजे में मौजूद होगा। जब तो वहाँ कई बच्चे खेल रहे होंगे और उन बच्चों में जाकर तो उसे बेटा कहकर पुकारेगा तो बहुत ज़्यादा बच्चे वहाँ ऐसे होंगे जिन्होंने अपना बेटा कहने वाला कोई नहीं, उनका बाप नहीं जी, उन्होंने जो है उन्होंने बेटे की आवाज़ नहीं सुनी होगी। तो इस रस भरे लहजे से जब वो बेटे की आवाज़ सुनेंगे तो उनको तकलीफ़ होगी। अब इसमें दो पहलू हैं, एक तो उन बच्चों का ख्याल है, दूसरा यतीमों का ख्याल है। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सीरत तैयबा है ये हमें हमदर्दी का दर्स देती है और अखलाकियात का सबसे बड़ा नमूना हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात सतौदा सिफ़ात है। अच्छा, अब यहीं से एक और सवाल मेरा जहन में आ रहा है डॉक्टर साहब। देखिए डॉक्टर साहब, उस वक्त आपको पता है नॉन मुस्लिम्स, जब एक दफ़ा इस्लाम आ गया तो उस वक्त नॉन मुस्लिम्स की तादाद ज़्यादा थी, मुसलमान उस वक्त कम थे। तो आपका रवैया नॉन मुस्लिम्स की तरफ कैसा था, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। यकीनन देखें, आपने मिसाक मदीना जैसा वो एक तारीख़ी जो दस्तावेज़ किसी रियासत को बरकरार रखने के लिए, मुस्तहकम करने के लिए वो दुनिया के सामने पेश फरमाइए। उस मिसाक मदीना में आपके साथ कौन शामिल हुए थे? नॉन मुस्लिम जो यहूदी थे वहाँ पर, आपने उनको साथ शामिल किया उस एग्रीमेंट के अंदर, रियासत मदीना तय्यबा के अंदर। और फिर उसके बाद उनके साथ जो आपका माशरती समाजी रवैया था वो इतना अखलाक पर मबनी था कि अंदाज़ा लगाएं कि एक दफ़ा आप तशरीफ़ फरमा थे,
एक जनाजा गुजरा तो आप उस जनाजे के एहतराम में खड़े हो गए, अर्ज़ किया गया अल्लाह के रसूल ये तो एक यहूदी का जनाजा है, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अलैसत नफ्सन, क्या ये इंसान नहीं था, ये जान नहीं थी, ये अल्लाह की मखलूक नहीं थी, अल्लाह के बंदा नहीं था। तो आपने यहूदी के जनाजे के एहतराम करके दिखाया। इसी तरह एक दफ़ा आपको इतला मिली कि फ़लाँ यहूदी सरदार उसका बेटा बीमार है, आप उसकी तीमारदारी करने के लिए काफ़ी सफ़र तय करके उस महल्ले में तशरीफ़ लाए और अचानक जब उसके दरवाज़े पे आपने ख़ुद दस्तक दी, जब वो बाहर आके देखता है जनाब मोहम्मद करीम रहमतुल्लिल आलमीन रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाया, वो हैरान हुआ आप मेरे घर के दरवाजे पे कैसे तशरीफ़ लाए। तो आपने फरमाया मुझे इतला मिली तेरा बेटा बीमार है, मैं उसकी तीमारदारी करने आया हूँ। उसने खुशी से दरवाज़ा खोला, आप अंदर तशरीफ़ ले गए तो देखा उसका नौजवान बेटा जान कनी की कैफियत में। आपने मोहब्बत और शफ़क़त से उसके सीने पे हाथ फेरा और फेर कर आपने फरमाया अल्लाहु अकबर। देखा ना कि आखिरत की तरफ जा रहा है, तो फरमाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु, ये बेटा पढ़ लो पूरा कलमा शरीफ, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह अब्दुहु व रसूलुहु। तो उसने फनज़रा इला अबी, उसने अपने बाबा की तरफ देखा। उसका बाबा जो यहूदियों का सरदार था वो आपके अखलाकी आलिया से इतना मोम हो चुका, कहता है अते अबुल कासिम, बेटे जो अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं ना फ़ौरन मान लो। उसने फ़ौरन ही कलमा पढ़ लिया और कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आका अलैहिस्सलाम साथ ही उसकी रूह परवास कर गई। जुगन बयान यकीन जाने आका ने जो वहाँ फरमाया ना वो सुनने वाला है। दावत व तबलीग जो जिस अंदाज से हम करते हैं हमें अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है। आप फरमाते अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़ा मिनन नार, अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ मेरे आने की बरकत से तूने इस नौजवान को जन्नती बना दिया। सुभान अल्लाह। अब अंदाज़ा लगाएं कि आपके अखलाकी आलिया से किस तरह इस्लाम फैला है। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें अपने अखलाकी आलिया से ये बता दिया कि हमने गैर मुस्लिमों के साथ भी किस तरह का बर्ताव करना है। हमारी रियासत के अंदर जैसे आज पाकिस्तान इस्लामी रियासत है, इसके अंदर क्रिश्चियन भी मौजूद हैं, हिंदू मौजूद हैं, सिख मौजूद हैं। हमने उनके साथ वही अखलाक वाला बर्ताव करना है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिमों के साथ बर्ताव किया था। बिल्कुल सही। और यहाँ पे बिल्कुल एंड में अबुल साहब, दुश्मन के साथ इंसान, दुश्मन की तरफ तो इंसान मुड़ के देखना भी नहीं चाहता, लेकिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका अखलाक, आपका ज़र्फ़, आपने तो दुश्मनों के साथ जो रवैया रखा वो एक हम सब के लिए मशल राह है। कायनात के अंदर ऐसा महबूब नहीं कोई कि जो फाते बनकर आए और आम माफ़ी का ऐलान फरमा दे। सुभान अल्लाह। और उन लोगों को जिन्होंने आपको तकालीफ दी, एक वो वक़्त था कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस मक्कातुल मुकर्रमा में रहना जो है वो दुश्वार कर दिया गया। अब जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ आए, एक वो वक़्त था कि जब काबतुल्लाह की चाबियाँ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नहीं दी जा रही। आज फिर मेरे आका फरमाते हैं ऐना उस्मान, उस्मान कहाँ है, ये लो भाई ये चाबियाँ ले लो। एक वो वक़्त था कि तुम्हारे हाथ में थी, तुम नहीं दे रहे थे, लेकिन आज ये मोहम्मद और रसूलुल्लाह के यदुल्लाह के हाथों में है और फिर तुम्हें दी जा रही हैं। और वमा मलकत ऐमानुकुम की तफसीर बनकर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन जलवागर हुए कि तमाम हाशमी कुरैशी बैठे हुए हैं। आज बिलाल हबशी की ग़ुलामी की थकावटें ना उतर गई होंगी। आज जो बिलाल हबशी को तपती रेतों पे लटाया जाता था, उनकी अपनी चर्बी को पिघलाया जाता था, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं काबतुल्लाह की छत पर खड़े होकर अजान दो। अब तमाम लोग नीचे बैठे हैं, हाशमी कुरैशी सब बैठे हैं, सरदारान बैठे हैं, लेकिन आज ग़ुलामों का ख्याल रखा जा रहा है। आज उन दुश्मनों को जिन्होंने सारी ज़िंदगी मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एज़ा दी, तकलीफ़ दी और तरह तरह के हर किस्म के सितम ढाए, मेरे आका वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन का ताज पहनकर मेरे आका ऐसा जलवागर हुए कि मेरे आका की शान रहमतुल लिल आलमीन ये थी कि मेरे आका ने सबसे फरमाया आज सब के लिए माफ़ी का ऐलान है, हम सबको माफ़ कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह मेरे बहुत ही प्यारे भाई, हमारे टीचर्स, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहे, आप भी सलामत रहे। यहाँ पे सरवर भाई जी, अब आपकी तरफ बढ़ते हैं, शो को कंक्लूड करेंगे। अब आप क्या पेश करने जा रहे हैं? मैं विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हफ़ीज़ जलंधरी साहब का मिलादिया अशार उनके मुझे ज़ाती तौर पर बहुत पसंद है, सुभान अल्लाह। तो मैं चाहता हूँ कि चंद अशार अर्ज़ करूँ।
सलाम आमिना के लाल ए महबूब सुबहानी, सलाम आमिना के लाल ए महबूब सुबहानी, सलाम फ़ख्र मौजूदात फ़ख्र नौए इंसानी, सलाम ज़िल्ले रहमानी, सलाम नूर यज़दानी, तेरा नक्शे कदम है जिंदगी की लोहे पेशानी, तेरे आने से रौनक आ गई, गुलजार हस्ती में, और शरीके हाल किस्मत हो गया फिर फज़ल रब्बानी, तेरी सूरत तेरी सीरत तेरा नक्शा तेरा जलवा, तबस्सुम गुफ्तगू बंदा नवाजी खंदा पेशानी, हफीज़े बेनवा क्या है गदाए कूचाए उल्फत, अकीदत की जबी तेरी मुरव्वत से है नूरानी, तेरा दर हो मेरा सर हो, तेरा दर हो मेरा सर हो, मेरा दिल हो तेरा घर हो, तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तमहीद तूलानी, सलाम आतिशी जंजीर बातिल तोड़ने वाले, सलाम आतिशी जंजीर बातिल तोड़ने वाले, सलाम खाक के टूटे हुए दिल जोड़ने वाले, सलाम खाक के टूटे हुए दिल जोड़ने वाले, सलाम खाक के